दोस्तों, परम ज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। याद है ना, पार्ट 1 में आपने सुना था कि कैसे राजा के बाग का जादुई सोने का सेब चोरी हो गया और तीनों राजकुमारों में सबसे छोटा अपनी सच्चाई और साहस के बल पर उस रहस्यमयी चिड़िया की खोज में निकला। अनेक मुसीबतों को पार कर वो आखिरकार सोने की राजकुमारी तक पहुंचा। सोने के सेब की खोज में निकला सबसे छोटा राजकुमार अब तक कई मुश्किलों को पार कर चुका था और अब वो एक चमचमाते सोने के महल के बाहर खड़ा था, जहां किस्मत ने उसे एक ऐसी मुलाकात के लिए पहुंचाया था जो उसकी जान भी बचा सकती थी और उसे फिर से मुसीबत में भी डाल सकती थी। पिछली रात की घटनाएं और लोमड़ी की सख्त चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थीं, जब सामने से आई उस स्वप्न सुंदरी राजकुमारी ने मधुर स्वर में उसकी ओर देखकर कहा, राजकुमार, तुमने मेरा हाथ थामा है और अब मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। तुम जहां ले जाओगे मैं वहीं चलूंगी। राजकुमार का दिल खुशी से भर उठा, मानो उसके सामने खुला रास्ता अब आसान हो गया हो। उसने तेजी से राजकुमारी को अपने साथ ले जाना शुरू किया, लेकिन तभी राजकुमारी ने धीमे और मीठे स्वर में कहा, राजकुमार, बस एक विनती है, मुझे जरा देर के लिए महल के भीतर जाने दो। मैं अपने माता पिता से मिलकर उन्हें बता दूं कि मैं जा रही हूं और अपनी कुछ प्रिय चीजें भी ले लूं। ये केवल कुछ ही पल की बात है। उसी क्षण राजकुमार के मन में लोमड़ी की सबसे कड़ी चेतावनी गरज की तरह गूंज उठी। उसे वापस महल में बिल्कुल भी मत जाने देना। उसने गहरी सांस ली, अपने दिल को कड़ा किया और धीरे से कहा, नहीं राजकुमारी, ये संभव नहीं। मुझे अभी इसी समय तुम्हें अपने साथ ले जाना होगा। तुम्हारा महल में लौटना हमारी दोनों की किस्मत को खतरे में डाल देगा। राजकुमारी का चेहरा अचानक उतर गया। उसकी बड़ी बड़ी चमकदार आंखों में आंसू भर आए। वो इतनी कोमल और मासूम दिख रही थी कि उसकी भीगी पलकें देखकर हर किसी का दिल पिघल जाए। वो सिसक उठी। उसके आंसुओं की चमक सांझ की आखिरी किरणों में सोने की तरह दमक रही थी। राजकुमार का दिल डगमगा गया। वो लोमड़ी की सख्त चेतावनी को पूरी तरह भूल चुका था, जैसे किसी मधुर आवाज ने उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे दी हो। उसने सोचा, बेचारी राजकुमारी, अपने माता पिता को एक झलक देखने की चाह है, इसमें क्या बुरा हो सकता है। बस थोड़ी देर की तो बात है। उसका कोमल हृदय दया से भर उठा और उसने अपने प्राणों के खतरे और लोमड़ी की बातों को मन के किसी कोने में दबा दिया। वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, ठीक है राजकुमारी, जाओ, पर जल्दी लौट आना। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। राजकुमारी की आंखें कृतज्ञता से चमक उठी। उसने सिर झुकाकर धन्यवाद किया और तेज कदमों से सोने के महल के फाटक के भीतर चली गई। लेकिन जैसे ही उसके नाजुक पांवों ने महल की दहलीज को छुआ, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने जादू को तोड़ दिया। अचानक से महल के गलियारों में हलचल मच गई। सोए हुए पहरेदार एक झटके में जाग उठे। मशालें जल उठी। तलवारों की चमक महल की सुनहरी दीवारों पर नाचने लगी। बाहर खड़ा राजकुमार उस शोर को सुनते ही सहर गया। उसका दिल जोर से धड़क उठा। फिर से कुछ गलत हो गया है, वो मन ही मन बुदबुदाया और तभी फाटक से भारी कदमों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। दर्जनों सिपाही अपनी तलवारें थामे बाहर की ओर दौड़े और उनकी नजर सीधे राजकुमार पर पड़ी। पलक झपकते ही वो उसकी ओर झपटे और उसे पकड़ लिया। उसी क्षण लोमड़ी की आवाज उसकी यादों में गूंज उठी, अगर तुमने उसे महल में जाने दिया तो फिर मुसीबत में फंस जाओगे। अब बहुत देर हो चुकी थी। राजकुमार को अपनी नासमझी और अपने दयालु दिल पर पछतावा हो रहा था, जिसने उसे सावधानियों को भुलाकर ये गलती करने पर मजबूर कर दिया था। सिपाहियों ने उसे बाहों से खींचते हुए सोने के महल के विशाल दरबार की ओर घसीटा और हर कदम के साथ राजकुमार को यह एहसास होता गया कि इस बार उसकी जान बचाना शायद नामुमकिन होगा। सिपाहियों ने छोटे राजकुमार को बाहों से घसीटते हुए सोने के महल के विशाल चमचमाते दरबार में राजा के सामने ला खड़ा किया, जहां सुनहरी दीवारों पर जलती मशालों की रोशनी नाच रही थी और ऊंची छत से लटकते भारी झूमरों के बीच सन्नाटा पसरा हुआ था। राजकुमारी पहले ही महल के भीतर गुम हो चुकी थी और सोने के महल के राजा की आंखों में क्रोध की अग्नि जल रही थी। उन्होंने गरजती हुई आवाज में पूछा, क्यों रे नादान, तूने ऐसा दुस्साहस क्यों किया? हमारी बेटी को लेकर कहां भाग जाना चाहता था? ये सुनकर राजकुमार के होंठ कांप गए, दिल धड़क उठा, पर उसने गहरी सांस ली और कांपती बाजू में सारा सच बता दिया। कैसे वो लोमड़ी के सहारे महल तक पहुंचा, कैसे सांझ ढलते ही राजकुमारी बाहर आई,
कैसे उसकी करुणा देखकर राजकुमारी का हाथ थामा और फिर कैसे अपने भोलेपन और दया के कारण उसे थोड़ी देर के लिए माता पिता से मिलने वापस भेज दिया। राजकुमार की हर बात दरबार में गूंजती रही, पर राजा की भौहें सिकुड़ी रही। उनका चेहरा कठोर और अविश्वास से भरा था, मानो हर शब्द को छल समझ रहे हों। उनके मन में शंका का तूफान उठ रहा था। ये राजकुमार चालाक है, अगर इसे छोड़ा तो ये फिर वही करेगा, उन्होंने सोचा। और अचानक अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनकी आवाज गरजते बादलों की तरह गूंजी, इस धोखेबाज को अभी फांसी पर चढ़ा दो, ये हमारे राज्य और बेटी के लिए खतरा है। ये सुनते ही राजकुमार की सांसें थम गई। उसके चारों ओर खड़े सिपाहियों की तलवारों की चमक और भी डरावनी लगने लगी थी। वो घुटनों के बल गिर पड़ा, आंसुओं से उसकी आंखें भर आईं और वो कांपती बाजू में विनती करने लगा, महाराज मुझ पर दया करें, मुझसे गलती हो गई, मैं आपकी हर आज्ञा मानूंगा, बस मेरी जान बख्श दें। उसकी आवाज दरबार में गूंज उठी और पल भर को जैसे पूरा महल ठहर गया। राजकुमार की प्रार्थना और उसके डरे हुए चेहरे को देखकर सोने के महल के राजा ने कुछ पल के लिए अपनी तलवार नीचे झुका ली। दरबार में सन्नाटा छा गया। शायद उसे राजकुमार की बातों में थोड़ी सच्चाई झलकी, या फिर उसके भीतर छिपी दया की एक चिंगारी फिर से जल उठी, या फिर उसके मन में कोई और चालाक विचार आकार ले रहा था। कुछ देर गहरी सोच में डूबने के बाद राजा ने अपने सिंहासन से उठकर भारी आवाज में कहा, ठीक है, मैं अपनी आज्ञा वापस ले सकता हूं, पर तुम्हें एक और शर्त पूरी करनी होगी। ये तुम्हारी जान बचाने का आखिरी मौका है। उसने दरबार के विशाल दरवाजों से बाहर की ओर इशारा किया, जहां किले के सामने एक विशालकाय पहाड़ खड़ा था, जो मानो आकाश को छूने की कोशिश कर रहा हो और अपनी महाकाय छाया से किले की सुंदरता ढक रहा था। राजा की आवाज गरजी, ये पहाड़ हमारी भूमि पर सौंदर्य पर धब्बा है, ये हमारे किले की भव्यता छिपा देता है। अगर तुम 8 दिन के भीतर इस पूरे पहाड़ को खोदकर समतल कर दो, तो न केवल तुम्हारी फांसी माफ कर दी जाएगी, बल्कि मैं अपनी राजकुमारी का विवाह भी तुम्हारे साथ कर दूंगा। राजकुमार ने बाहर झांककर उस आसमान को चूमते पहाड़ को देखा। उसकी विशालता इतनी भयावह थी कि उसके पैरों के नीचे की जमीन तक डोलती सी लगी। फिर उसने राजा के पास रखी एक नन्ही सी कुदाली पर नजर डाली, जो पहाड़ के सामने एक खिलौने जैसी लग रही थी। उसके सीने में डर की लहर दौड़ गई। ये काम अब तक की हर परीक्षा से भी ज्यादा कठिन और लगभग असंभव लग रहा था। लेकिन मौत की परछाई उसके सिर पर मंडरा रही थी और राजकुमार जानता था कि भागने का कोई रास्ता नहीं है। पर कम से कम 8 दिन तो जान बच ही जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा। वो गहरी सांस लेते हुए झुककर बोला, ठीक है महाराज, मैं आपकी शर्त मानता हूं। मैं इस पहाड़ को खोदकर समतल करने की पूरी कोशिश करूंगा। राजा ने दरबार के बीच जाकर फांसी का आदेश वापस लिया और अपने हाथों से वो नन्ही सी कुदाली राजकुमार को पकड़ा दी, मानो उसके किस्मत अभी सी कमजोर औजार पर टिकी हो। राजकुमार थके डरे कदमों से किले के फाटक से बाहर निकला और उस विशाल पहाड़ के सामने जा खड़ा हुआ। उसकी ऊंचाई बादलों को चीरती लग रही थी और उसका साया धरती पर किसी दैत्य की तरह फैल गया था। उसने कांपते हाथों से कुदाली को देखा, जो पहाड़ की महाकायता के सामने एक बिंदु जैसी लग रही थी। उसके मन में निराशा और हताशा की ठंडी लहर दौड़ गई। 8 दिन और इतनी छोटी कुदाली से ये असंभव काम। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर किले के ऊंचे बुर्जों को देखा, तो उसे अपनी जान की कीमत याद आई। अपनी सांसों को बचाने की अंतिम आशा के साथ उसने गहरी सांस ली और जान बचाने की आखिरी उम्मीद की डोर थामे छोटा राजकुमार उस आसमान को छूते पहाड़ के तल पर पहुंच गया। हाथ में राजा की दी हुई वो नन्ही सी कुदाली थी, जो उसके भाग्य की तरह ही नाजुक लग रही थी। पहाड़ की महाकाय ऊंचाई बादलों को चीरती सी खड़ी थी, मानो उसका मजाक उड़ा रही हो, और कुदाली इतनी छोटी कि उससे जमीन खोदना भी कठिन लगे। पहाड़ खोदना तो मानो किसी सपने जैसा असंभव काम था। लेकिन राजकुमार के सामने अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। फांसी का फंदा और राजकुमारी की उम्मीद, दोनों की छवि उसकी आंखों के सामने छिलमिला रही थी। उसने गहरी सांस लेकर पहला वार किया। कुदाली ने सख्त चट्टान को मुश्किल से खरोंचा, लेकिन राजकुमार ने हार न मानी। हर प्रहार के साथ उसकी बाजुओं की ताकत कम होती गई, पर दिल की आग उसे फिर से खड़ा कर देती। सूरज बार बार उगा और ढला, आकाश के रंग बदले, रात की ठंडी हवाएं आईं और गई, मगर राजकुमार मिट्टी और पत्थर में डूबा रहा। पसीने से उसके कपड़े भीग गए, हाथों में दर्दनाक छाले पड़ गए। भूख, प्यास और थकान ने उसके शरीर को तोड़ दिया, पर फांसी का डर और जीत की हल्की सी किरण उसे खींचती रही। एक दिन बीता, फिर दूसरा, तीसरा। समय रेत की तरह फिसलता चला गया। 7 दिन पूरे हो गए। 7वें दिन की ढलती रोशनी में जब राजकुमार ने पीछे मुड़कर अपने काम को देखा, तो उसके सीने में निराशा की ठंडी लहर दौड़ गई।
इतनी मेहनत के बाद भी पहाड़ का बस एक छोटा सा कोना ही खोदा गया था और विशाल चट्टानें अब भी आकाश की ओर अड़ी खड़ी थी, जैसे उसकी कोशिशों पर हंस रही हूं। 8वां दिन अब उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था, यानी उसकी जिंदगी का अंतिम दिन। अब उसकी हिम्मत टूटने लगी। वो थका हारा मिट्टी और पसीने से लथपथ उसी पहाड़ के तल पर बैठ गया। उसकी आंखें धुंधली थी, सिर झुक गया था और वो अपने भाग्य के बारे में सोचने लगा। फांसी का फंदा उसकी आंखों के सामने झूलता सा दिखाई दे रहा था। उसकी स्मृतियों की परतें खुलने लगी कि कैसे उसने राजा के बाग में सोने की चिड़िया पकड़ी थी, कैसे वो सोने का घोड़ा लाने गया था, कैसे राजकुमारी को पाने की कोशिश की थी। उसके दिल पर हर गलती की चोट गूंज रही थी। उसे लोमड़ी की हर चेतावनी याद आ रही थी। सोने के पिंजरे को मत छूना, सोने की जीन को मत छूना और राजकुमारी को कभी भी वापस महल में मत जाने देना। पर अफसोस कि हर बार मैं अपनी भावनाओं और आकर्षण के आगे झुक गया। हर बार मैंने लोमड़ी की सच्ची सलाह को नजरअंदाज किया और हर बार मुसीबत में फंसता चला गया। उसके सीने में क्रोध और दुख का मिश्रण उमड़ आया। मैं भी कितना नासमझ था। उसने मन ही मन खुद को कोसा। उस प्यारी लोमड़ी ने हर बार सही रास्ता दिखाया। उसने मेरी मदद करने की पूरी कोशिश की, पर मैंने कभी उसकी बात को पूरी तरह नहीं माना। अगर मैंने उसका कहना मान लिया होता तो आज सोने की चिड़िया, सोने का घोड़ा और शायद राजकुमारी भी मेरे साथ होती। पर मैंने अपनी मूर्खता से सब कुछ खो दिया। 8 दिनों की सीमा लगभग पूरी होने को थी। पहाड़ के सामने उसका खोदा हुआ छोटा सा कोना तुच्छ लग रहा था और उसे लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। कोई चमत्कार भी अब उसे नहीं बचा सकता। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, मिट्टी पर गिरते रहे और वो जमीन पर सिर झुकाए अपने अंधेरे भविष्य के बारे में सोचने लगा। तभी अचानक उसे पैरों के पास हल्की सी हरकत महसूस हुई। उसने चौंक कर नीचे देखा, फिर धीरे से नजर उठाई और उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। वही चतुर लोमड़ी जिसकी उम्मीद उसने छोड़ दी थी, उसके पैरों के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर आश्चर्य की लकीरें उभर आईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि लगातार गलतियां करने के बाद भी लोमड़ी उसकी मदद के लिए आएगी। उसने उसकी थकी, टूटी हुई हालत को देखा। उसकी हल्की मुस्कान में जैसे करुणा और शरारत दोनों झलक रही थी और उसने नर्म आवाज में कहा, क्यों राजकुमार, ये कैसी हालत बना रखी है? यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो जैसे तुम्हारा जीवन ही खत्म हो गया हो? राजकुमार की आंखों में पछतावे और आभार की हल्की चमक दोनों दिख रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। लोमड़ी ने अपनी चमकीली आंखों से उसे ध्यान से देखा। उसकी झबरी पूंछ धीरे धीरे हिली और उसने हल्की पर आवाज में कहा, मुझे सब पता है राजकुमार, तुम बड़ी मुसीबत में फंसे हो। सच कहूं तो इस बार तुम्हारी मदद करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। तुमने बार बार मेरी बात नहीं मानी और हर बार अपनी ही गलतियों से खुद को मौत के मुंह तक ले आए। मैंने तुम्हें चेताया था, सोने के पिंजरे को मत छूना, सोने के जीन को मत छूना और राजकुमारी को कभी भी वापस महल में मत जाने देना, पर तुमने एक बार भी पूरी तरह मेरी बात नहीं सुनी। राजकुमार के गले में शब्द अटक गए। उसने अपना सिर और भी झुका लिया, मानो धरती की धूल में खुद को छुपाना चाहता हो और उसके कानों में लोमड़ी की हर बात हथौड़े की तरह गूंज रही थी। वो आगे बोली, लेकिन 7 दिन से मैं तुम्हें यहीं देख रही हूँ। मैंने देखा है कि कैसे हर सुबह तुम सूरज के साथ उठते हो, कुदाली को थामते हो और हर प्रहार के साथ अपनी उम्मीदें और सांसें पहाड़ की कठोर चट्टानों पर वार करते हो। तुम्हें दोपहर की तपती धूप में पसीने से तरबतर देखा है। मैंने तुम्हारे हाथों के छाले, तुम्हारे कांपते पैरों को देखा है। भले ही हर प्रहार उस विशाल पहाड़ के सामने एक तुच्छ खरोंच ही साबित हुआ, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी हताशा और तुम्हारा टूटता हुआ दिल देखकर मेरे भीतर का क्रोध पिघल गया। शायद तुम ना समझ हो राजकुमार, लेकिन तुम्हारे इरादे सच्चे हैं। राजकुमार ने धीरे से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आशा की एक नन्ही किरण फिर से जग उठी, मानो लंबे अंधेरे के बाद क्षितिज पर पहली भोर की रेखा खिंच गई हो। लोमड़ी ने उसकी ओर बढ़कर कहा, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं जानती हूँ ये काम तुम्हारे अकेले के बस का नहीं है और 8 दिन में इस पहाड़ को समतल करना तो किसी मनुष्य के लिए असंभव है। पर याद रखना, चमत्कार उन्हीं के पास आते हैं जो अंत तक डटे रहते हैं। वो पल भर रुकी, उसकी झबरी पूंछ हवा में हल्की सी लहराई, फिर उसने नर्म मगर दृढ़ आवाज में कहा, अब जाओ राजकुमार, तुम 7 दिन से अपनी जान खपाकर इस पहाड़ से टकरा रहे हो। तुम्हारी आंखों में नींद साफ झलक रही है, तुम्हारे शरीर की थकान हर सांस में सुनाई दे रही है। अब इस रात यहाँ से जाओ, आराम करो और गहरी नींद में सो जाओ। सुबह से पहले इस पहाड़ के पास मत आना, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। राजकुमार सोच रहा था, सोना, जब समय लगभग खत्म हो गया है, फांसी का फंदा मेरा इंतजार कर रहा है और पहाड़ अब भी वहीं खड़ा है। लेकिन इस बार उसका दिल जान गया था कि लोमड़ी की सलाह कभी गलत नहीं होती। उसकी आंखों ने 7 दिनों में उसकी ताकत और समझदारी को देखा था। इसलिए राजकुमार ने बिना सवाल किए अपनी कुदाली को धीरे से धरती पर रख दिया, मानो वो एक बोझ हो जो अब उसे नहीं उठाना पड़ेगा, और चुपचाप दूर जाकर मिट्टी पर लेट गया। उसका शरीर थकान से टूट चुका था और पलकें भारी हो चुकी थीं।
थोड़ी ही देर में वह गहरी नींद में डूब गया। उसकी सांसों की धीमी आवाजें उस सन्नाटे में एक अजीब सी शांति भर रही थीं। उधर लोमड़ी की आंखों में एक रहस्यमय चमक उभरी। वह चुपचाप पहाड़ की ओर बढ़ी और जैसे ही चांद बादलों के पीछे छुपा, ऐसा लगा मानो जंगल का हर जीव अपनी सांसें रोककर देख रहा हो कि आगे क्या होगा। किसी ने नहीं देखा कि लोमड़ी ने कौन सा जादू किया। शायद सितारों ने अपना आशीर्वाद दिया, या शायद उसकी चतुराई ही चमत्कार बन गई। पर रात भर उस पहाड़ पर कुछ ऐसा घटा जिसे इंसानी आंखें देख भी लेतीं तो विश्वास न करतीं। जब सुबह की पहली किरणें आसमान को सुनहरी कर रही थीं, राजकुमार ने अपनी उनींदी आंखें खोलीं और अचानक याद आया लोमड़ी का वादा। वह घबरा कर उठा, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने एक झटके से पहाड़ की ओर देखा, पर वहां कोई पहाड़ नहीं था। जहां कल तक बादलों को छूता हुआ विशालकाय पत्थरों का ढेर खड़ा था, वहां अब हरी भरी धरती फैली थी। दूर से महल के सुनहरे बुर्ज साफ दिखाई दे रहे थे और हवा में एक नए सवेरे की महक तैर रही थी। राजकुमार की आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं, उसकी सांस अटक गई। यह नजारा किसी चमत्कार से कम नहीं था। खुशी से उसका चेहरा दमक उठा, उसके पैरों में नई ऊर्जा भर गई और उसने तुरंत अपनी झोली उठाई और वह बिना देर किए तेजी से सोने के महल की ओर भागा, ताकि राजा को अपने काम के बारे में बता सके। सुबह की सुनहरी धूप महल की दीवारों पर चमक रही थी जब छोटा राजकुमार थके हुए मगर गर्व से भरे कदमों के साथ किले के ऊंचे द्वार पर पहुंचा और सिपाहियों से राजा से मिलने की अनुमति मांगी। वे सिपाही जिन्होंने कल ही उसे डरा हुआ देखा था, उसे इस तरह जीवंत और आत्मविश्वास से भरा देखकर दंग रह गए। और जब उसने कहा कि उसने विशाल पहाड़ खोदकर साफ कर दिया है, तो उनके चेहरे पर अविश्वास और आश्चर्य की लकीरें खींच गईं। फिर भी उन्होंने उसे दरबार में भेजने का संदेश दिया। उधर राजा अभी अभी अपनी खिड़की पर खड़े होकर सुबह का दृश्य निहार रहे थे और उनकी आंखें विस्मय से फैल गई, क्योंकि जहां कल तक बादलों को छूता हुआ पहाड़ महल के सामने खड़ा था, वहां अब हरे भरे मैदानों और दूर तक फैले जंगलों का मनमोहक दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। महल जैसे अचानक और भी भव्य और सुंदर हो उठा हो। तभी सिपाहियों ने झुककर कहा, महाराज, राजकुमार उपस्थित हैं। और दरबार में प्रवेश करता राजकुमार एक नए तेज और आत्मविश्वास से भरपूर लग रहा था। राजा ने उसे ध्यान से देखा और गहरी आवाज में पूछा, क्या सचमुच तुमने यह कर दिखाया राजकुमार? क्या ये काम 8 दिन में तुमने अकेले पूरा किया? राजकुमार ने सिर झुकाकर विनम्रता से उत्तर दिया, जी महाराज, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया और पहाड़ को खोद दिया। राजा का हृदय गर्व और प्रसन्नता से भर गया। ये वह कार्य था जिसे वह खुद असंभव मान चुके थे, और आज उनके सामने खड़ा यह युवा नायक उसे सच साबित कर रहा था। दरबारियों के बीच फुसफुसाहटें होने लगीं। यह असंभव था, लेकिन इसने कर दिखाया। राजा ने गर्व से कहा, ये राजकुमार सच्चा बहादुर और अपने वचन का पक्का है, और मैं भी अपने वचन का पक्का हूं। और महल की गलियों में शहनाइयां गूंज उठी, दीप जल उठे, फूलों की मालाएं महकने लगीं। सोने के महल में राजकुमार और सुंदर राजकुमारी का विवाह भव्योत्सव के बीच संपन्न हुआ। राजकुमारी की आंखों में कृतज्ञता और खुशी थी, और वह मन ही मन सोच रही थी कि यह वही युवक है जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर उसका भाग्य बदला। विवाह के बाद आशीर्वादों और शुभकामनाओं के बीच छोटा राजकुमार अपनी नई दुल्हन के साथ अपने राज्य को लौटने को तैयार हुआ। दोनों के दिलों में उम्मीद और खुशी की लहर थी। राजकुमार के दिल में इस बात का गर्व था कि उसने असंभव को संभव कर दिखाया और अपनी जान के साथ साथ प्रेम भी पा लिया, जबकि राजकुमारी की आंखों में नए जीवन का उत्साह चमक रहा था। दोनों कभी घोड़ों पर सवार तो कभी पैदल प्रकृति की सुंदरता में खोए थे, जैसे दुनिया ने उनके लिए नए रंगों से खुद को सजाया हो। पर तभी जब वे जंगल के किनारे पहुंचे, राजकुमार की नजर अचानक उस परिचित चालाक लोमड़ी पर पड़ी, जो मानो पहले से ही वहां उनका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में वही चमक थी जिसने कई बार राजकुमार को राह दिखाई थी। राजकुमार तुरंत घोड़े से उतरकर उसके पास पहुंचा। लोमड़ी ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, बधाई हो राजकुमार, तुम्हारा विवाह देखकर मेरा मन भी प्रसन्न हो गया। तुमने सोने के महल के राजा की शर्त पूरी की, अपनी जान बचाई और अपना प्रेम पाया। ये देखकर मुझे गर्व हो रहा है।
राजकुमार ने विनम्रता से कहा, लोमड़ी रानी, यह सब आपकी बुद्धिमत्ता और मदद के बिना कभी संभव नहीं होता। आपने बार बार मेरी जान बचाई और मेरी राह आसान की। मैं आपका ऋणी हूं। लोमड़ी ने हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया और कहा, मैंने वही किया जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था। लेकिन याद रखना, तुम्हारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। तुमने राजकुमारी को पा लिया है, पर सोने की चिड़िया और सोने का घोड़ा अब भी उन राजाओं के महलों में हैं जिनसे तुम गुजरे थे। ये खजाने तुम्हारे ही लायक हैं और तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें इनका अधिकार दिया है। राजकुमारी ने धीमे स्वर में पूछा, सोने की चिड़िया और सोने का घोड़ा, ये सब क्या है? राजकुमार ने गहरी सांस लेकर कहा, लोमड़ी रानी, वे तो उन राजाओं के पास हैं जिन्होंने मेरी मौत का फैसला सुनाया था। मैं तो बस राजकुमारी को लेकर घर लौट रहा हूं। मुझे लगता है ये सब पीछे छूट गया है। लेकिन लोमड़ी की आंखों में दृढ़ता थी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं राजकुमार, वे दोनों तुम्हारे सफर का हिस्सा हैं, तुम्हारी परीक्षाओं का प्रतीक हैं। और अब जब तुम्हारे पास साहस और अनुभव है, तुम उन्हें बिना किसी कठिनाई के प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें उन्हें लेने का पूरा हक है, क्योंकि वो तुम्हारी ही नियति का हिस्सा हैं। लोमड़ी ने राजकुमार को एक योजना बताई। उसकी आंखों में चमक थी और आवाज में यकीन। राजकुमार, अब जब राजकुमारी तुम्हारे साथ है, तुम इसका इस्तेमाल करके उन राजाओं से अपना हक वापस ले सकते हो। पहले उस राजा के पास जाओ जिसके पास सोने का घोड़ा है, वही जिसने तुम्हें राजकुमारी लाने को कहा था। जब वह तुम्हें राजकुमारी के साथ देखेगा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और वह तुम्हें सोने का घोड़ा दे देगा। लेकिन याद रखना, घोड़ा लेते ही सबसे विदा लेना, महल के सभी लोगों से बारी बारी से अलविदा कहना और अंत में सबसे बाद में राजकुमारी के पास जाना, उसे हाथ से पकड़ना और झट से घोड़े पर बिठा लेना। फिर बिना एक पल रुके घोड़े को दौड़ा देना। ये सोने का घोड़ा इतना तेज है कि दुनिया का कोई घोड़ा इसकी बराबरी नहीं कर सकता। कोई तुम्हारा पीछा नहीं कर पाएगा। लोमड़ी की बातें सुनकर राजकुमार के दिल में डर और उत्साह दोनों एक साथ उमड़ आए। राजकुमारी ने उलझन भरी नजरों से अपने पति को देखा, लेकिन उसके विश्वास ने उसे शांत कर दिया। राजकुमार ने लोमड़ी से कहा, मैं इस बार आपकी हर बात मानूंगा, मैं कसम खाता हूं। और उसने आदर से झुककर उसे धन्यवाद दिया। कुछ दिनों बाद पहाड़ों से घिरे हरे भरे रास्तों और नदी की कल कल करती धुनी को पार करते हुए राजकुमार और राजकुमारी उस विशाल किले के सामने खड़े थे जहां सोने का घोड़ा रखा था। किला बादलों को छूता हुआ ऊंची बुर्जियों से सजा और उसके द्वारों पर पहरेदार सोने की किरणों में चमक रहे थे। राजकुमार ने अपने घोड़े से उतरकर राजा को संदेश भेजा कि मैं राजकुमारी को ले आया हूं, और उस क्षण उसकी धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि लोमड़ी की योजना अब उसे संभल कर पूरी करनी थी। किले का दरबार उस शाम सुनहरी रोशनी से नहा रहा था। जब राजा ने संदेश सुना कि राजकुमार राजकुमारी को लेकर आया है, तो उसकी आंखों में चमक भर आई। उसने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि दोनों को दरबार में लाया जाए, और जैसे ही राजकुमार और वो अपूर्व सुंदर राजकुमारी दरवाजे से भीतर आए, पूरा दरबार ठिठक गया। उसकी सुंदरता मानो सुबह के सूरज की पहली किरण जैसी थी, और राजकुमार का आत्मविश्वास हर नजर को चौंका रहा था। राजा अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज उत्साह से कांप रही थी। शाबाश राजकुमार, तुमने अपना वादा निभाया और मेरे लिए इतनी सुंदर राजकुमारी लाए। अब मेरी बारी है अपना वादा निभाने की। उसने ऊंचे स्वर में कहा और अपने सैनिकों को पुकारा कि सोने का घोड़ा तुरंत लाया जाए। थोड़ी ही देर में दरबार के बीच वो घोड़ा लाया गया। उसकी चमक इतनी तेज थी कि मानो किसी ने सोने के टुकड़े को ढाल कर उसे बना दिया हो। उसकी आयाल हवा में लहराती थी और हर कदम पर वो धरती को रोशनी से भर देता था। राजा ने घोड़े की लगाम राजकुमार के हाथ में थमाई और बोला, ये रहा तुम्हारा इनाम, इसे लेकर जाओ, ये अब तुम्हारा है। राजकुमार ने विनम्रता से झुककर धन्यवाद दिया, घोड़े की लगाम कसी और वैसा ही किया जैसा लोमड़ी ने सिखाया था। उसने दरबार के हर व्यक्ति से मुस्कुराकर सिर झुकाकर विदा ली। सैनिकों से लेकर दरबारी स्त्रियों तक सबको लगा कि यह राजकुमार बड़ा शालीन है। आखिर में जैसे योजना थी, वो राजकुमारी के पास पहुंचा। वो एक पल के लिए हिचकिचाई, शायद सोच रही थी कि अब उसे यहीं छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगले ही क्षण राजकुमार की आंखों में दृढ़ता चमकी। उसने बिना देरी किए उसका हाथ थाम लिया, एक ही झटके में उसे घोड़े पर खींच लिया और लगाम खींचते ही सोने का घोड़ा बिजली की तरह दौड़ पड़ा। हवा में धूल और सुनहरी चमक उड़ती रही और पीछे से किसी की आवाज आई, ये क्या कर रहे हो राजकुमार? राजकुमार ने घोड़े की लगाम खींचते ही सोने का घोड़ा मानो आकाश से उतरकर आई बिजली बन गया। उसकी सुनहरी आयाल हवा में लहराती और उसके खुरों की चोट से धरती पर चिंगारियों से फूटती। इतनी तेज रफ्तार कि हवाएं भी पीछे छूट गईं।
किले के सिपाही, दरबारी और पहरेदार सब स्तब्ध रह गए। किसी को कुछ समझने या पीछा करने का अवसर ही ना मिला और देखते ही देखते वो सोने का घोड़ा राजकुमार और सुंदर राजकुमारी को लेकर किले की दीवारों के पार, जंगलों और घाटियों के उस पार पहुंच गया। राजकुमारी पहले तो हैरान थी, पर जब उसने राजकुमार की दृढ़ आंखों में देखा तो उसका मन शांत हो गया और उसने मजबूती से उसके पीछे खुद को थाम लिया। हवा उनके चेहरे पर नृत्य कर रही थी और राजकुमार के भीतर एक विजयी गर्व उमड़ रहा था। उसने लोमड़ी की चतुर सलाह मानी थी और सोने का घोड़ा पा लिया था। घोड़े की पीठ पर झूलते पेड़, दूर तक फैली सुनहरी घास और नीले आसमान के नीचे उनका सफर एक जादुई दृश्य जैसा था, मानो प्रकृति भी उनकी जीत का जश्न मना रही हो। कुछ ही देर बाद, जैसे वादा किया था, रास्ते के किनारे एक प्राचीन पेड़ के नीचे वही चतुर लोमड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में संतोष की चमक थी। राजकुमार ने घोड़े को रोका, नीचे उतरा और भावुक होकर बोला, लोमड़ी रानी, आपकी बुद्धि और मदद के बिना यह संभव नहीं था। आप ही के कारण आज मेरे पास ये सोने का घोड़ा और मेरी प्राणप्रिय राजकुमारी है। लोमड़ी ने गर्व से सिर हिलाया और नरम स्वर में कहा, शाबाश राजकुमार, तुमने मेरी बात मानी और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। पर याद रखना, सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। असली परीक्षा तो अभी बाकी है और अब तुम्हें उस सोने की चिड़िया को भी पाना होगा। लोमड़ी की आंखों में शरारती चमक थी जब उसने पेड़ की छाया में खड़े राजकुमार और राजकुमारी को देखा। हवा में पत्तों की हल्की सरसराहट थी और दूर कहीं कोई पंछी पुकार रहा था। उसने गंभीर स्वर में कहा, अच्छा राजकुमार, अब जब घोड़ा और राजकुमारी तुम्हारे पास हैं तो सफर का सबसे नाजुक मोड़ सामने है, सोने की चिड़िया का। राजकुमार चौंक गया, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। सोने की चिड़िया? लेकिन वो तो उसी निर्दयी राजा के पास है जिसने मुझे फांसी देने का हुक्म सुनाया था। लोमड़ी धीरे से मुस्कुराई, उसकी आवाज में पुरानी लोक कथाओं की रहस्यमयी ताकत थी। हाँ, वही राजा, पर याद रखो, वो चिड़िया और ये घोड़ा दोनों तुम्हारे भाग्य के हिस्से हैं और जो कष्ट तुमने सहे हैं उनके बाद इन्हें पाना तुम्हारा हक है। और अब इन्हें पाना आसान होगा क्योंकि तुम उसके सबसे बड़े लालच को लेकर उसके पास जाओगे। फिर उसने राजकुमार के सामने अपनी योजना बुनना शुरू कर दी। हर शब्द मानो हवा में चित्र उकेर रहा था। तुम राजकुमारी और सोने के घोड़े को लेकर सीधे उस राजा के महल में जाना। जब वो इस सुनहरे घोड़े को देखेगा, उसकी आंखें लालच से चमक उठेंगी। तुम घोड़े पर सवार रहना, घोड़े से उतरना मत। विनम्रता से कहना, महाराज, जैसा आपने चाहा था, मैं आपके लिए सोने का घोड़ा लाया हूं, पर इससे पहले कि मैं इसे आपको सौंपूं, कृपया पहले सोने की चिड़िया का पिंजरा मेरे हाथ में दें। वो बिना सोचे समझे अपनी खुशी में पिंजरा आगे बढ़ा देगा। जैसे ही उसका हाथ पिंजरे की पकड़ छोड़ दे, एक पल भी मत गंवाना, फौरन पिंजरा छीन लेना, घोड़े को एड़ लगाना और बिजली की तरह वहां से निकल जाना। ये घोड़ा इतना तेज है कि उसकी परछाई भी उसका पीछा नहीं कर पाएगी। राजकुमार, अगर तुम इस बार भी हिचकिचाए तो सब कुछ खो सकते हो। लोमड़ी ने राजकुमार को अपनी चतुर योजना समझाई और राजकुमार के चेहरे पर पहली बार एक दृढ़ और आत्मविश्वास भरी मुस्कान आई। उसने मन ही मन सोचा, अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा। उसने लोमड़ी का आभार जताते हुए कहा कि वो उसकी बताई हर बात का पालन करेगा और इस बार उसका हर कदम सोच समझकर होगा। लोमड़ी ने उसकी पीठ थपथपाई, उसकी आंखों में चमक थी, मानो वो किसी दूर के भविष्य को देख रही हो, और उसने कहा, जाओ और याद रखना, किस्मत बहादुरों का साथ देती है। फिर उसने राजकुमारी की ओर मुड़कर कहा, तुम्हारा साहस भी आज इस कहानी को मुकाम तक ले जाएगा। राजकुमारी ने एक गहरी सांस ली और सोने के घोड़े की अयाल को सहलाते हुए बोली, हम तीनों मिलकर ये सफर पूरा करेंगे। उस घड़ी ढलते सूरज की सुनहरी किरणों में सोने का घोड़ा ऐसा चमक रहा था मानो आसमान से उतरा कोई जादुई प्राणी हो। वे तीनों उस पर सवार हुए और पहले राजा के किले की ओर चल पड़े। रास्ते में बीहड़ जंगल, चमकती नदियां और धुंध से ढकी घाटियां पीछे छूटती गईं। दिन रात के पर्दों में बदलते रहे और हर कदम पर राजकुमार का संकल्प और गहरा होता गया। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद दूर क्षितिज पर वो विशाल किला नजर आया जहां सोने की चिड़िया पिंजरे में बंद थी। उसकी ऊंची ऊंची दीवारें शाम के आकाश के सामने काले साए जैसी लग रही थीं और किले के बुर्जों से झंडे हवा में डोल रहे थे। राजकुमार ने घोड़े को रोककर एक संदेशवाहक को भेजा, जाकर कहो, वो राजकुमार आया है जिसके पास राजा के लिए अद्भुत वस्तु है। जब ये खबर किले के दरबार में पहुंची, राजा के चेहरे पर पहले तो हैरानी की लकीरें खींच गईं। वही लड़का, वही जिसे मैंने मौत की सजा सुनाई थी। लेकिन जैसे ही उसने सोने के घोड़े का नाम सुना, उसकी आंखों में लालच की चमक तैराई और उसने बिना एक पल गंवाए खुश होते हुए कहा, उसे तुरंत दरबार में लाओ।
सुबह का समय जब हल्की सुनहरी धूप में राजकुमार सोने के घोड़े पर सवार होकर राजकुमारी को अपने पीछे बिठाए उस विशाल किले के फाटक से भीतर आया तो दरबार का माहौल जैसे थम सा गया। चारों ओर फैली खामोशी में बस घोड़े की टापों की गूंज सुनाई दे रही थी और घोड़े की सुनहरी देह सूरज की किरणों में ऐसी चमक रही थी मानो कोई जादू धरती पर उतर आया हो। दरबारी अपनी सांसें रोककर खड़े रह गए और राजा की आंखों में अचानक एक लालच भरी चमक तैर आई, क्योंकि वही घोड़ा उसकी अधूरी चाहत था। राजा ने विस्मय से कहा, तुम फिर लौट आए, और ये अद्भुत सोने का घोड़ा कहाँ से आया? राजकुमार ने झुककर विनम्र स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैंने सुना था कि इस घोड़े की आपको कितनी लालसा है, इसलिए मैं इसे आपके लिए लाया हूं। राजकुमारी ने घोड़े की अयाल को हल्का सा छूते हुए मुस्कान छिपाई, जबकि दरबारियों के बीच हल्की सरगोशियां फैल गईं। राजा प्रसन्न होकर अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और बोला, तुम वास्तव में साहसी और योग्य हो राजकुमार। अब बताओ, बदले में तुम क्या चाहते हो? राजकुमार ने लोमड़ी की बताई चाल याद करते हुए दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, मैं ये सोने का घोड़ा आपको सौंप दूंगा, लेकिन बदले में जैसा आपका वादा था, मुझे सोनी की चिड़िया चाहिए। राजा के चेहरे पर एक क्षण को संशय उभरा, फिर लालच ने उसे और बेचैन कर दिया। वो बोला, हाँ बिल्कुल, चिड़िया तुम्हारी है, बस घोड़ा दे दो। राजकुमार ने धीमे से सर हिलाया, पहले पिंजरा मेरे हाथ में दें, तब घोड़ा आपका होगा। राजा घोड़े को पाने की चाह में इतना अधीर था कि उसने बिना एक पल सोचे सहमति दे दी और आदेश दिया, सोने की चिड़िया लाओ। दरबारियों के बीच हलचल मच गई और थोड़ी ही देर में एक सेवक सुनहरी चिड़िया को उसके जड़े हुए पिंजरे में लेकर आया, जिसकी हर पंख की झिलमिलाहट मानो कमरे की हवा में जादू भर रही थी। राजा ने पिंजरा थामा, उसकी आंखें घोड़े पर टिकी थीं और धीरे धीरे उसने पिंजरा राजकुमार की ओर बढ़ा दिया। राजा ने लालच से चमकती आंखों के साथ सोने की चिड़िया का पिंजरा आगे बढ़ाया और राजकुमार ने लोमड़ी की बताई चाल याद करते हुए बिना एक पल गंवाए बिजली जैसी तेजी से अपना हाथ बढ़ाकर पिंजरा झपट लिया, मानो हवा ने ही उसे पकड़ लिया हो। अगले ही क्षण सोने के घोड़े की एक गूंजती हिनहनाहट ने पूरे महल की दीवारों को हिला दिया और राजकुमार ने घोड़े को एड़ मारी। घोड़ा सुनहरी चमक छोड़ते हुए दरबार से बाहर बिजली की तरह दौड़ पड़ा। राजकुमारी उसके पीछे कसकर पकड़कर बैठी थी और राजकुमार के एक हाथ में चमकता पिंजरा था, जिसकी झिलमिलाहट में पूरे दरबार की आंखें चौंधिया गईं। राजा और उसके दरबारी हक्के बक्के रह गए। उनके चेहरे पर अविश्वास और क्रोध की लकीरें खींच गईं, लेकिन कोई कुछ कर पाता उससे पहले ही घोड़ा बादल की छाया सा दूर निकल गया, इतना तेज कि उसका पीछा करना असंभव था। महल की मीनारें पीछे छूट गईं, धूल उड़ती रही और राजकुमार का दिल खुशी से धड़कता रहा। अब उसके पास सुंदर राजकुमारी, अद्भुत घोड़ा और अनमोल सोने की चिड़िया, तीनों खजाने थे जिनके लिए उसने जोखिम उठाया था। जंगलों, नदियों और पहाड़ियों को पार करते हुए वो अपने राज्य की ओर लौट रहा था। चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में जीत की चमक थी। और जब सूरज की किरणें ढलते आकाश को सुनहरा कर रही थीं, तभी रास्ते के किनारे वो ही चालाक लोमड़ी शांति से खड़ी मिली, जैसे वो पहले से जानती हो कि वे यहीं से गुजरेंगे। राजकुमार की आंखें कृतज्ञता से भर गईं। उसने घोड़ा रोका, मुस्कुराकर नीचे झुका और कहा, लोमड़ी रानी, तुम्हारी समझदारी और मदद के बिना ये सब संभव नहीं था। राजकुमार ने घोड़े को रोका, उतरकर लोमड़ी के पास गया और उसकी आंखों में गहरी कृतज्ञता से देखा, फिर भावुक स्वर में बोला, लोमड़ी रानी, आपने मुझे हर मोड़ पर राह दिखाई, मेरे कदमों को दिशा दी और मेरी जान कई बार बचाई। आपकी वजह से ही मेरे हाथ सोने की चिड़िया आई, सोने का घोड़ा मिला और ये सुंदर राजकुमारी भी मेरे साथ है। आप सच में मेरे भाग्य की रक्षक हैं। बताइए, मैं आपको क्या इनाम दूं? जो भी चाहे मैं देने को तैयार हूं। लोमड़ी ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसकी आंखों में कोई लालच नहीं था, बस एक थकी सी चमक थी। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे अपने दिल का बोझ हल्का कर रही हो, और धीरे धीरे कहा, अगर तुम सचमुच मुझे खुश देखना चाहते हो तो मेरे लिए एक काम करो। राजकुमार ने उत्सुकता से झुकते हुए पूछा, कौन सा काम? बस कह दीजिए, मैं आपकी हर बात मानूंगा। कुछ पल के मौन के बाद लोमड़ी ने थकी आवाज में कहा, मुझे एक तीर से मार दो, यही एक काम है जो अब मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा।
हवा जैसे एकदम रुक गई, पत्तों की सरसराहट थम गई और राजकुमार का दिल तेज धड़कने लगा। उसकी आंखें फैल गईं, गले से आवाज मुश्किल से निकली, ये आप क्या कह रही हैं? आपने मेरी जान बचाई, मेरे लिए सब कुछ दांव पर लगाया, और अब आप मुझसे अपनी जान लेने को कह रही हैं? ये तो मैं किसी हाल में नहीं कर सकता, लोमड़ी रानी। उसकी आवाज कांप रही थी, घोड़े की सांसें भारी थीं और राजकुमारी भी स्तब्ध खड़ी थी। लोमड़ी की आंखों में हल्की नमी उभरी, उसने सिर झुका लिया और उदासी भरी आवाज में कहा, अगर तुम मेरा ये एक काम नहीं कर सकते तो ठीक है, जाओ, जैसे तुम्हें उचित लगे। लोमड़ी ने धीमे स्वर में कहा, ठीक है राजकुमार, तुम मुझे मार नहीं सकते, ये मैं समझ गई, पर मेरी 2 बातें याद रखना, ये मामूली नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी बचा सकती हैं। पहली बात, चाहे कितनी भी थकान क्यों ना हो, किसी भी कुएं की दीवार पर कभी मत बैठना, वहां खतरा छिपा होगा जिसे तुम अभी नहीं समझोगे। और दूसरी बात, ऐसे लोगों पर कभी अपना धन मत खर्च करना जिन्हें फांसी मिलने वाली हो, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारे लिए मुसीबत ही लाएंगे। राजकुमार ये सुनकर चौंक गया, उसके चेहरे पर उलझन थी। उसने हंसते हुए कहा, लोमड़ी रानी, आप भी अजीब बातें करती हैं। भला मैं किसी कुएं की दीवार पर क्यों बैठूंगा और फांसी पाए हुए लोगों के लिए धन क्यों लुटाऊंगा? ये तो कभी होगा ही नहीं। लेकिन लोमड़ी ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। बस एक क्षण के लिए उसने राजकुमार और राजकुमारी की ओर देखा। उसकी आंखों में जैसे एक रहस्य और एक उदासी झलक रही थी। फिर उसने धीरे से अलविदा कहा और अगले ही पल उसकी सुनहरी पूंछ पेड़ों के पीछे चमकी और वो जंगल की गहराई में ऐसे गायब हो गई जैसे कभी वहां थी ही नहीं। सांझ की मध्यम रोशनी में जब लोमड़ी की सुनहरी पूंछ आखिरी बार झिलमिलाई और पेड़ों के साए के बीच पूरी तरह गुम हो गई, तो राजकुमार और राजकुमारी कुछ देर तक वहीं खड़े रह गए। जंगल की हवा जैसे अचानक भारी हो गई थी, मानो उस लोमड़ी की बातों में कोई गहरा रहस्य छिपा हो। पर राजकुमार ने सिर झटककर उस बेचैनी को भुलाने की कोशिश की और मुस्कुराकर बोला, अब बस सब कुछ पूरा हो गया। सोने का घोड़ा, सोने की चिड़िया और राजकुमारी, अब मेरे पिता को मुझ पर गर्व होगा। राजकुमारी ने हल्की हंसी के साथ उसकी ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर भी लोमड़ी के जाने के गम में अजीब सी उदासी का असर था। दोनों ने पिंजरे में बंद सोने की चिड़िया को ठीक से बांधा, चमकते हुए घोड़े पर सवार हुए और तारों भरे आसमान के नीचे यात्रा शुरू कर दी। रास्ता वही था जिससे राजकुमार पहले आया था, घने जंगलों से होकर, झरनों की गूंजती आवाजों और दूर तक फैले पहाड़ों के बीच से। वे कई दिनों तक चलते रहे। कभी कभी सोने का घोड़ा तेज दौड़ पड़ता तो उसकी चमकती अयाल रात की चांदनी को पीछे छोड़ देती और राजकुमारी हंसते हुए अपने दुपट्टे को पकड़ लेती कि कहीं उड़ न जाए। यात्रा के बीच कई जगहें आईं, नदी किनारे छोटे गांव की झोपड़ियां, जंगली फूलों से भरे मैदान और वो ऊंचा दर्रा जहां से नीचे पूरा घाटी का नजारा एक सपने जैसा दिखता था। इसी सफर में एक शाम जैसे ही दूर से गांव की कुछ छतें और धुएं की पतली रेखाएं दिखने लगीं, तो राजकुमार का दिल हल्का सा धक धक करने लगा। ये वही इलाका था जहां से गुजरकर वो पहली बार उस गांव तक पहुंचा था जिसमें 2 सराएं थीं। तो ढलता सूरज, मिट्टी की सौंधी गंध और चिड़ियों की चहचहाट के बीच उसे अचानक लोमड़ी की पहली सलाह याद आई, सुंदर सराय में मत रुकना, मामूली सराय चुनना। उसके मन में भाइयों की याद भी कौन थी? वे भी तो इसी सोने की चिड़िया की खोज में निकले थे और कभी लौटे नहीं। राजकुमार ने राजकुमारी की ओर देखा। उसके होठों पर मुस्कान थी, लेकिन दिल में कहीं हल्की सी बेचैनी जाग उठी थी, जैसे किसी अनदेखे तूफान की आहट हो। गांव की मिट्टी से उठती सौंधी खुशबू और ढलते सूरज की सुनहरी किरणों के बीच राजकुमार का मन भारी होने लगा जब उसे लोमड़ी की वो पुरानी चेतावनी याद आई, वही सलाहें जिनकी वजह से वो हर मुश्किल से बच पाया था। उसने सोचा, अगर मैंने लोमड़ी की बात मानी और सफलता पाई तो शायद मेरे दोनों भाई उसकी बात ठुकराकर इसी सुंदर सराय में खो गए होंगे। उसकी आंखों में चिंता की हल्की परछाई तैर गई। सोने का घोड़ा, जिसकी अयाल सूरज की आखिरी रोशनी में चमक रही थी, गांव की पगडंडी से होते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। राजकुमारी ने राजकुमार की बेचैनी को भांप लिया और हल्की आवाज में पूछा,
क्या हुआ? तुम्हारा मन अचानक इतना गंभीर क्यों हो गया? राजकुमार ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे लगता है मेरे भाई इसी गांव में हैं। शायद वे सुंदर सराय के जादू में फंस गए होंगे। हमें उनका पता लगाना चाहिए। राजकुमारी ने सिर हिलाया और उसकी बात मान ली। जैसे ही वे गांव में दाखिल हुए, लोग चारों तरफ जमा होने लगे। सोने का घोड़ा देखकर बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे और सोने की चिड़िया की हल्की चमक ने गांव की औरतों और बूढ़ों को विस्मित कर दिया। गांव का चौक अब किसी मेले जैसा लग रहा था। राजकुमार और राजकुमारी धीरे धीरे उस जगह पहुंचे जहां आमने सामने दो सराएं खड़ी थीं। एक तरफ वही पुरानी, साधारण और शांत सराय, जिसके टूटे दरवाजे और फीकी दीवारें समय की कहानियां कह रही थीं। दूसरी ओर सुंदर चमचमाती सजी धरी सराय थी, जिसकी खिड़कियों से रोशनी बाहर झरने की तरह बह रही थी और भीतर से संगीत और हंसी की आवाजें गूंज रही थीं। राजकुमार ने एक नजर उस सुंदर सराय पर डाली, लेकिन लोमड़ी की चेतावनी याद करके उसने सोने के घोड़े को मामूली सराय के सामने रोक दिया। फिर उसने अपने साथ आए कुछ वफादार लोगों को संकेत दिया और धीरे से कहा, जाओ देखो क्या मेरे भाई वहां हैं, लेकिन सावधान रहना, ये जगह उतनी निर्दोष नहीं जितनी दिखती है। उसके आदमी सुंदर सराय में दाखिल हुए और कुछ समय बाद लौटे तो उनके चेहरे पर उत्साह था। उन्होंने कहा, महाराज, आपके दोनों बड़े भाई सचमुच वहीं हैं। वे काफी समय से उसी सराय में रुके हुए हैं और उन्हें शायद बाहर की दुनिया का ख्याल भी नहीं। गांव की हलचल के बीच जब खबर आई कि उसके बड़े भाई सुंदर सराय के मोहजाल में फंसे हुए हैं, तो छोटे राजकुमार का दिल भारी हो गया और उसे आखिरकार सुंदर सराय की उसने लोमड़ी की चेतावनी का असली अर्थ समझ में आया। वही सलाह जिसे उसके भाइयों ने अनदेखा कर दिया था। वो अपनी सुंदर पत्नी, सोने के घोड़े और पिंजरे में दमकती सोने की चिड़िया के साथ सराय के सामने पहुंचा और सख्त आवाज में कहा कि उसके भाई बाहर आएं। दरवाजे की झिलमिलाती झालरों को हटाते हुए जैसे ही बड़े और मंझले राजकुमार बाहर निकले, उनकी नजरें ठिठक गईं। उनके सामने वही उनका छोटा भाई खड़ा था, जिसे वे हमेशा नादान समझते थे, लेकिन अब उसके पास सब कुछ था। आसमान जैसी मुस्कान वाली राजकुमारी, बादलों की रफ्तार वाला सोने का घोड़ा और अपनी सुनहरी चमक से रात को दिन बना देने वाली चिड़िया। उनके चेहरे की हैरानी धीरे धीरे शर्म में बदल गई और उस शर्म के पीछे हल्की ईर्ष्या की चुभन भी छिपी हुई थी। उनके शानदार कपड़े और आराम की जिंदगी अचानक फीकी लगने लगी, क्योंकि उन्होंने अपनी असली जिम्मेदारी को भुला दिया था और यहां ऐशो आराम में फंसे रह गए थे। जबकि उनका छोटा भाई, जिसे वे हमेशा कमतर मानते थे, वही बन गया था जो पिता की उम्मीदों को पूरा करने वाला सच्चा वीर था। इस मुलाकात ने दोनों बड़े भाइयों के दिलों में गहरी चुप्पी और एक मीठा सा दर्द छोड़ दिया। बड़े और मंझले राजकुमार छोटे भाई की आंखों के सामने खड़े थे, पर नजरें झुकी हुई थीं। उनके चेहरे पर हैरानी और शर्म का मिला जुला रंग साफ झलक रहा था। उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा था कि जिस भाई को वे हमेशा कमजोर और नासमझ कहकर हंसते थे, उसने वही सब हासिल कर लिया जिसकी लालसा पिता राजा ने जताई थी, जबकि वे खुद अपनी पहली ही कोशिश में हार मानकर इस सराय के चमकीले आकर्षण में खो गए थे। छोटा राजकुमार घोड़े से उतरा। उसके चेहरे पर विजय की चमक के साथ साथ एक हल्की उदासी भी थी और उसने शांत स्वर में पूछा, भाइयों, तुम इतने समय से यहीं क्यों रुके हुए हो? तुम घर क्यों नहीं लौटे? ये सुनकर दोनों बड़े भाई चुप रहे, फिर भारी मन से अपनी कहानी सुनाई। कैसे उन्होंने लोमड़ी की चेतावनी को अनसुना किया, सुंदर सराय की रौनक और उसके सुख सुविधाओं में बहक गए और अपने मकसद को भूल बैठे। उन्होंने स्वीकार किया कि वे अपने कर्तव्य को त्याग कर ऐशो आराम की गोद में सो गए थे। उनकी आवाज में पछतावा था और छोटे भाई की सफलता के सामने उनकी शर्मिंदगी इतनी गहरी थी कि वे उसकी ओर आंख तक नहीं उठा पा रहे थे। छोटे राजकुमार ने अपने भाइयों की बात शांत भाव से सुनी। उसके दिल में एक हल्की टीस उठी, पर उसने उन्हें डांटने के बजाय केवल एक मुस्कान के साथ कहा कि वो अब अपने राज्य लौटने वाला है। उसने वो सब पा लिया है जिसकी राजा को तलाश थी। सोने की चिड़िया, सोने का घोड़ा और उसके साथ एक राजकुमारी जो उसकी जीवन साथी बनी है। उसने सहजता से उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा, मानो अब भी उनमें वही भाईचारा और विश्वास कायम हो।
लेकिन उसी पल सुंदर सराय की दीवारों के बीच खड़े बड़े और मंझले राजकुमारों के दिलों में ईर्ष्या का जहर धीरे धीरे फैल रहा था। वे अपने छोटे भाई की सफलता को हजम नहीं कर पा रहे थे। वही भाई जिसे वे हमेशा ताना मारते थे, जिसे मूर्ख समझते थे, अब उनके सामने विजेता बनकर खड़ा था। उनके चेहरे पर झूठी मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों के पीछे द्वेष की चिंगारियां भड़क रही थीं। जब छोटा राजकुमार अपने घोड़े और राजकुमारी के साथ थोड़ी दूरी पर आगे बढ़ गया, तो दोनों भाइयों ने पीछे हटकर धीरे धीरे एक दूसरे के कान में योजना फुसफुसाई। उनके शब्द सांप की फुफकार जैसे खतरनाक थे। अगर ये छोटा हमारे साथ राज्य पहुंचा तो राजा का सारा प्रेम और यश इसे मिलेगा। क्यों ना इसे रास्ते से हटा दें और सब कुछ अपना बना लें, बड़े भाई ने कहा। मंझले ने सहमति में सिर हिलाया। उनकी आंखों में लालच की चमक थी। उन्होंने ठान लिया कि भाईचारे की आड़ में धोखा देंगे। अपने छोटे भाई को धोखा देकर उसकी मेहनत, उसका भाग्य और उसका यश छीन लेंगे। इस तरह ईर्ष्या ने उनका दिल पत्थर कर दिया था। बड़े भाइयों के मन में छल का अंधेरा गहराता जा रहा था और उनकी मुस्कान के पीछे अब विश्वासघात और साजिश पनप रही थी। रास्ते के लंबे सफर और धूप की तपिश के बीच बड़े राजकुमार ने मीठी आवाज में छोटे भाई से कहा, भाई, हम सब तुम्हारे साथ ही घर चलेंगे, पर यह यात्रा बड़ी लंबी है और हम सब थक गए हैं। जरा कुएं के पास रुककर सांस ले लें और पानी पीकर ताजा हो जाएं। भूले छोटे राजकुमार को क्या पता कि उनके शब्दों के पीछे ईर्ष्या का जहर छिपा है। उसे उनके चेहरे पर झलकती थकान सच्ची लगी और उसने बिना शक के उनकी बात मान ली। वे सोने के घोड़े की तापों की ध्वनि के साथ आगे बढ़ते रहे, मानो आने वाले खतरे की ओर इशारा कर रही हों। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें रास्ते के किनारे एक पुराना कुआं दिखाई दिया, जिसकी पत्थर की दीवारें समय के साथ घिस चुकी थीं और जिन पर जंगली बेलें चढ़ी हुई थीं। वहीं हवा में हल्की ठंडक थी और चारों ओर सूखे पत्तों की सरसराहट गूंज रही थी। छोटा राजकुमार जैसे ही वहां पहुंचा, उसे अचानक लोमड़ी की वो अजीब चेतावनी याद आई, कभी भी किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना। उसने एक पल के लिए ठिठक कर उस बात को महसूस किया, लेकिन फिर अपने भाइयों की मुस्कुराहट और उनके शब्दों ने उसका संदेह दबा दिया। बड़े भाई ने सहजता का नाटक करते हुए कहा, भाई, तुम यहां कुएं की दीवार पर बैठकर थोड़ा आराम कर लो, हम पानी निकाल लाते हैं। राजकुमारी ने हल्की चिंता से उसकी ओर देखा, पर छोटे राजकुमार ने उसकी ओर मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी देर का आराम है। सूरज ढलने की आखिरी किरणें कुएं की गहराई में पड़ रही थीं और वातावरण में एक अनकहा सन्नाटा फैल गया था। बड़े भाइयों के मन में छल का अंधेरा गहराता जा रहा था और उनके मुस्कान के पीछे अब विश्वासघात और साजिश पनप रही थी। बड़ा और मंझला राजकुमार, जिनकी आंखों में ईर्ष्या और लालच का अंधेरा भर चुका था, एक पल के लिए चुपचाप एक दूसरे की ओर देखे। उस नजर में उनकी घृणित योजना का इशारा था। फिर बिना किसी चेतावनी के उन्होंने अचानक छलांग लगाई, छोटे राजकुमार को पकड़कर पूरे जोर से कुएं की गहराई में धक्का दे दिया। हवा में एक क्षण के लिए राजकुमार की हैरान चीख गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया। धड़ाम की गूंजती आवाज के साथ छोटा राजकुमार कुएं के बर्फ जैसे ठंडे पानी में गिरा। उसकी चीख हवा को चीरती हुई ऊपर तक पहुंची, लेकिन तुरंत ही कुएं की अंधेरी गहराइयों में खो गई, मानो धरती ने उसे निगल लिया हो। वो बेतहाशा हाथ पांव मार रहा था, पर उसे तैरना नहीं आता था और हर पल पानी उसे नीचे की ओर खींच रहा था। उसके चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा गहराता जा रहा था। ऊपर खड़े बड़े और मंझले राजकुमारों के चेहरे पर न पश्चाताप था, न डर, बल्कि उनकी आंखों में ईर्ष्या और लालच की चमक दिख रही थी। उन्होंने एक नजर कुएं पर डाली और जल्दी से सोने का घोड़ा काबू में किया, सोने की चिड़िया का पिंजरा उठाया और डरी सहमी सुंदर राजकुमारी को अपने साथ घसीट लिया। राजकुमारी की आंखों में डर और उलझन तैर रही थी। उसका दिल मानो पूछ रहा हो कि ये कैसे भाई हैं जो अपने ही खून का खून बहाने को तैयार हैं, लेकिन भय ने उसके होंठ सिल दिए। दोनों विश्वासघाती भाई बिना एक पल गवाए तेजी से अपने राज्य की ओर निकल पड़े, मानो कुछ हुआ ही ना हो, मानो उनके पीछे कुएं के भीतर एक जीवन की कराहें न गूंज रही हों। जब वो महल के ऊंचे फाटकों के सामने पहुंचे, तो लंबे समय से चिंता में डूबे राजा उन्हें देखकर उमंग से भर उठे। राजा की आंखें गर्व और राहत से चमकने लगीं जब उन्होंने उनके साथ वो अद्भुत सोने का घोड़ा, चमकती सोने की चिड़िया और मोहक राजकुमारी देखी। उन्हें लगा कि उनके वीर बेटों ने वो असंभव कार्य कर दिखाया है जिसका सपना उन्होंने देखा था,
उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि महल की चौखट पर जो खुशी लौट कर आई है उसके पीछे एक विश्वासघात की कहानी है। राजमहल के ऊंचे प्रांगण में मशाले जल उठी, नगाड़ों की गूंज ने वातावरण को हिला दिया और पूरे राज्य में उत्सव सा माहौल बन गया, क्योंकि बड़े और मंझले राजकुमार अपने पिता के सामने सोने का घोड़ा, चमकती सोने की चिड़िया और सुंदर राजकुमारी को लेकर लौटे थे। उन्होंने राजा के सामने सीना तानकर झूठा गर्व दिखाते हुए कहा कि वही दोनों अपनी यात्रा में विजयी होकर लौटे हैं, कि रास्ते के खतरों को पार करते हुए उन्होंने ये अनमोल खजाने हासिल किए, और ये भी जोड़ दिया कि ये राजकुमारी उन्हें दूर के प्रदेश से मिली जिसे वे अपने पिता के लिए उपहार स्वरूप लेकर आए हैं। राजकुमार के बारे में पूछने पर उन्होंने बड़े सहज भाव से कहा कि शायद वो कहीं पीछे रह गया या रास्ता भटक गया। इतनी लापरवाही से बोले मानो वो कभी उनके साथ था ही नहीं। राजा ने उनकी बातों पर शक नहीं किया, क्योंकि उनके सामने चमचमाता घोड़ा, सुनहरी चिड़िया और राजकुमारी खड़ी थीं, जिनकी चमक में सच्चाई की परछाई को ढक दिया था। राजा के चेहरे पर गर्व और खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने अपने बेटों के सम्मान में भव्य स्वागत का ऐलान किया। पूरे राज्य में नाच गाना हुआ, ढोल नगाड़े बजे और महल के गलियारों में रंगीन झंडियां फहराई गईं। किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि इसी खुशी की चादर के पीछे एक काला सच दबा है। एक मासूम भाई कुएं की अंधेरी गहराइयों में फंसा अपनी आखिरी सांसों के लिए जूझ रहा है। कुएं के ठंडे पानी ने छोटे राजकुमार के शरीर को सुन्न कर दिया था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और हर प्रयास नाकाम साबित हो रहा था। उसका मन बार बार उस लोमड़ी की चेतावनी को याद कर रहा था, कुएं की दीवार पर मत बैठना, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिन भाइयों के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगाई, वही उसे मौत के मुंह में धकेल देंगे। उसकी आंखों के सामने भाईचारे का मुखौटा टूट चुका था और पानी की ठंडी लहरें उसकी उम्मीदों को निगलती जा रही थी। राजकुमार की सांसें अब टूटी हुई लहरों की तरह टूट टूट कर चल रही थी। उसका शरीर ठंडे पानी में पत्थर सा भारी हो गया था और उसकी उंगलियां बेदम होकर हिलने से भी इनकार कर रही थी। आंखों के सामने अंधेरा गहराने लगा था और उसे लगने लगा था कि ये उसकी आखिरी घड़ी है। पछतावे की चुभन उसके दिल को काट रही थी कि काश उसने लोमड़ी की वो चेतावनी, कुएं की दीवार पर मत बैठना, गंभीरता से ली होती। पर अब इस सोच का कोई मतलब नहीं था। पानी उसकी ठुड्डी तक आ पहुंचा था और उम्मीद की आखिरी डोर भी टूटती महसूस हो रही थी कि तभी कुएं के ऊपर से अचानक एक जानी पहचानी आवाज बिजली सी गूंज उठी। राजकुमार, राजकुमार, क्या तुम वहां नीचे हो? उसने अपनी बची खुची ताकत बटोरकर ऊपर देखा। उसकी धुंधली नजरों को कुएं के मुहाने पर एक छोटी पर तेज आकृति दिखाई दी, हिलती हुई पूंछ और चमकती आंखें, वही चतुर लोमड़ी। उसका दिल जैसे एक पल को थम गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि जिसने बार बार उसे सही राह दिखाई और जिसे वो मारकर इनाम के लिए राजा को सौंप नहीं पाया था, वही फिर एक बार उसकी जान बचाने के लिए सामने थी। लोमड़ी ने गहरी चिंता के साथ नीचे झांका। उसकी आवाज में फिक्र और हल्की सी तंज का मिश्रण था। क्यों राजकुमार, देखा? मैंने कहा था ना, कुएं की दीवार पर मत बैठना। और अब देखो, तुम्हारे अपने खून ने तुम्हें धोखा दे दिया। राजकुमार की कांपती आवाज मुश्किल से पानी के शोर को चीर पाई। उसने भारी सांसों के बीच कहा, हाँ लोमड़ी रानी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारी बात को हल्के में लिया। मेरे भाइयों ने मुझे धोखा दिया और अब मैं डूबने वाला हूं। लोमड़ी की आंखों में दया की चमक थी। उसने कुएं के किनारे झुककर गहरी और भरोसे से भरी आवाज में कहा, मुझे सब मालूम है राजकुमार। मैं जानती थी कि तुम्हारे भाई ईर्ष्या और लालच के अंधेरे में डूबे हुए हैं, पर मैं यहां तुम्हें बचाने आई हूं, क्योंकि तुम्हारा दिल दूसरों जैसा कठोर नहीं था। पानी में कांपते हुए राजकुमार की थकी हुई आवाज ऊपर पहुंची। उसने कहा, मेरी मदद के लिए? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम वो काम नहीं कर सकती। तो फिर? लोमड़ी ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी बात बीच में ही पूरी कर दी। हाँ, मैंने कहा था कि तुम मुझे मार नहीं सकते, और क्योंकि तुमने मेरी जान बख्शी, इसलिए आज मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए आई हूं। यही वो इनाम है जो तुमने मुझे दिया था। राजकुमार के दिल में अचानक एक चुपती हुई सच्चाई उतर आई। उसे समझ आया कि लोमड़ी का अजीब सा अनुरोध केवल उसके दयालु भाव की परख थी, और उसी दया ने आज उसका जीवन लौटा दिया। लोमड़ी ने अपने तेज पंजे पत्थरों पर जमा लिए और गहरी सांस लेकर बोली, अब डरना मत राजकुमार, मैं तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकालूंगी। उसने अपनी पूंछ को जादू की तरह लंबा और मजबूत बना लिया, मानो किसी प्राचीन शक्ति ने उसे सहारा दिया हो, और उसे कुएं में नीचे लटका दिया। उसकी आवाज गूंजी, राजकुमार, इसे कसकर पकड़ लो और बिल्कुल भी उसे छोड़ना मत।
ठंड और थकान से कांपता राजकुमार आखिरी ताकत जुटाकर पूंछ को पकड़ लिया। लोमड़ी ने पूरी ताकत से उसे खींचना शुरू किया। पत्थरों पर उसके नुकीले पंजों की आवाज गूंज रही थी और धीरे धीरे संघर्ष करते हुए उसने राजकुमार को ऊपर खींच लिया। जब आखिरकार वो कुएं के किनारे पहुंचा, वो गीले कपड़ों से लथपथ, थका हुआ और ठंड से कांप रहा था। वो जमीन पर गिर पड़ा। भारी भारी सांसें लेते हुए उसने आसमान की ओर देखा। फिर लोमड़ी की आंखों से उसकी नजर मिली। छोटा राजकुमार भीगे कपड़ों और थकी सांसों के साथ धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा था। उसके होंठ कांपते हुए बुदबुदाए, धन्यवाद लोमड़ी रानी, आपने एक बार से फिर मेरी जान बचाई। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। लोमड़ी ने अपनी गहरी शांत आवाज में कहा, राजकुमार, मैंने पहले ही कहा था, तुम्हारे दयालु दिल ने तुम्हें ये इनाम दिलाया है। तुमने मुझे न मारकर खुद अपनी किस्मत को बचाया था। अब उठो, वक्त तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। तुम्हारे भाई तुम्हारा खजाना लेकर महल पहुंच चुके होंगे और राजा को झूठी कहानियां सुना रहे होंगे। उसने अपनी झबरीली पूंछ से राजकुमार के कंधे को हल्का सा सहारा दिया। उसकी आंखों में चिंता की जगह अब तेज आग थी। राजकुमार ने भी अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसका गुस्सा और संकल्प दोनों साथ साथ जल उठे। ठंडी हवा उसके गीले कपड़ों से टकराई, लेकिन उसके भीतर का हौसला अब किसी आग की तरह जल रहा था। उसकी आंखों के सामने अपने भाइयों की चालाक मुस्कानें और उनकी विश्वासघाती हरकतें तैर गईं और उसके कानों में लोमड़ी की बात गूंज उठी, अगर तुम अभी नहीं उठे तो तुम्हारा सच हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। राजकुमार ने गहरी सांस ली, अपने कांपते शरीर को सीधा किया और कहा, नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगा। राजा को सच्चाई पता चलनी ही चाहिए। मैं उन्हें रोकूंगा। लोमड़ी उसके बगल में खड़ी थी। उसकी आंखों में गर्व और दृढ़ता चमक रही थी, मानो वो खुद भी इस आने वाले संघर्ष के लिए तैयार हो। उस पल कुएं के किनारे पर खड़ा भीगा और थका हुआ छोटा राजकुमार, जिसने अभी अभी मौत को मात दी थी, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत लग रहा था। छोटा राजकुमार लोमड़ी की मजबूत चमकती पूंछ पर बैठा और उसे महसूस हुआ कि ये सिर्फ एक साधारण सहायता नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली मित्र और मार्गदर्शक का भरोसा था। लोमड़ी ने गंभीरता से कहा, कसकर बैठो राजकुमार, हम बहुत तेजी से जाएंगे। समय कम है और तुम्हारे भाई महल में झूठ फैला चुके होंगे। अब तुम्हें तुरंत वहां पहुंचना होगा। भाग्य से मैं तुम्हें जल्दी वहां पहुंचा सकती हूं। इसके बाद लोमड़ी ने अपनी पूंछ को और लंबी और मजबूत कर लिया, जैसे हवा में उड़ान भरने के लिए तैयार कोई चमत्कारी सवारी, और राजकुमार ने बिना हिचकिचाहट उसके ऊपर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। जैसे ही लोमड़ी ने उड़ान भरी, हवा की तेजी से पेड़, पहाड़ और मैदान पीछे दौड़ने लगे। राजकुमार ने पहली बार इतनी तेज यात्रा देखी थी। हवाओं की खनक उसके कानों में गूंज रही थी और नीचे जंगलों की हर शाखा, हर पत्थर बिजली की तरह पीछे छूट रहा था। उसने अपनी आंखें खुली रखीं, पहाड़ों की चोटियों और गहरी घाटियों के अद्भुत दृश्य देखे और महसूस किया कि समय हर पल कीमती है। लोमड़ी ने बिना रुके सीधे महल की ओर उड़ान भरी। कुछ ही समय में उनके सामने महल की विशाल और सुनहरी दीवारें दिखाई दीं। लोमड़ी ने धीरे से उतरते हुए कहा, अब तुम जाओ राजकुमार, भीतर जाकर राजा को सारी सच्चाई बताना। डरना मत, तुम्हारे पास तुम्हारा अधिकार है और तुम्हारी मेहनत का पूरा फल तुम्हें मिलेगा। राजकुमार ने उतरते ही अपनी सांसें गहरी खींची। उसकी आंखों में आभार और संकल्प दोनों झलक रहे थे। उसने लोमड़ी की ओर देखा और उसकी आंखों में विश्वास और शक्ति महसूस की। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन भाव दृढ़ था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लोमड़ी रानी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपने मेरी जान बचाई, मुझे 3 अनमोल चीजें दिलवाईं और अब मुझे मेरे भाइयों से न्याय पाने का मौका भी दिया है। लोमड़ी ने हल्का सा सिर हिलाया और मुस्कुराई। उसकी आंखों में संतोष और गहरी समझ थी। राजकुमार ने महसूस किया कि ये पल सिर्फ लड़ाई या मुकाबले का नहीं, बल्कि सच्चाई और न्याय की विजय का प्रतीक था। उसने घोड़े की तरफ देखा, सोने की चिड़िया का पिंजड़ा कसकर पकड़ा और राजकुमारी को अपने बगल में संभाला। अब उसके भीतर डर नहीं था, केवल हिम्मत, न्याय और दृढ़ता की आग थी। उसके भाई महल में बैठे थे, झूठ फैला रहे थे, लेकिन राजकुमार जानता था कि अब समय उसकी बहादुरी और सच्चाई का है। राजा को सब दिखाने का, अपने अधिकार और मेहनत की विजय का समय है। उसने घोड़े की काठी मजबूत पकड़ी और अपने कदम महल की ओर बढ़ा दिए। छोटा राजकुमार बहुत ही थका हुआ था, लेकिन आंखों में दृढ़ता
और दिल में न्याय की आग लिए महल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। उसकी सांसें अभी भी तेज थीं, उसके कपड़े पानी और संघर्ष की गंध से भरे हुए थे, लेकिन उसके कदम स्थिर थे। जैसे ही उसने दरबार में प्रवेश किया, वहां का दृश्य उसके सामने फैला। राजा और दरबारी हंसी खुशी में व्यस्त थे। महल में उत्सव जैसा माहौल था। लोग बड़े और मंझले राजकुमारों की जय जयकार कर रहे थे, उनके साहस और उपलब्धियों की बातें कर रहे थे। सोने की चिड़िया का पिंजरा चमक रहा था, सोने का घोड़ा अपने राजसी रंग में खड़ा था और सुंदर राजकुमारी कुछ हिचकिचाते हुए उनके साथ खड़ी थी। बड़े और मंझले राजकुमार गर्व से राजा के सामने खड़े थे, अपनी कथित उपलब्धियों के किस्से सुना रहे थे और राजा के चेहरे पर विश्वास और प्रसन्नता झलक रही थी। तभी दरबार की हलचल में अचानक ठहराव आया। राजकुमार ने कदम रखा। उसकी हालत देखकर सभी सन्न रह गए। उसका गीला और कचूला रूप, उसकी थकी हुई पर दृढ़ आंखें और उसकी पूरी मौजूदगी ने पूरे दरबार को हिला दिया। राजा की आंखों में आश्चर्य झलक उठा। दरबारी चुप हो गए और सबसे ज्यादा बड़े और मंझले राजकुमारों के चेहरे पर अविश्वास और डर के साथ ईर्ष्या की चमक उभर आई। उन्हें लगा जैसे उनकी सारी नियत, उनका घमंड और उनका झूठ अचानक उजागर होने वाला है। राजकुमार दरबार के बीच में खड़ा था। उसकी सांसें अभी भी तेज थीं, पर उसकी आंखों में न्याय की चमक थी। उसने अपने भाइयों की ओर देखा, जिन्होंने सोचा था कि उन्होंने उसे हमेशा के लिए हरा दिया है। अब ये पल था जब सच सामने आने वाला था। राजकुमार ने धैर्य और गहन संकल्प के साथ कहा, राजा महोदय, ये सब सच नहीं है। ये सोने की चिड़िया, ये सोने का घोड़ा और ये सुंदर राजकुमारी मेरी मेहनत और साहस का फल हैं, ना कि मेरे भाइयों का। उन्हें ये सब प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि मैंने अपनी यात्रा और मेहनत से इन्हें पाया है। मेरे भाइयों ने मुझसे धोखा किया है और ये सत्य अब सामने आना चाहिए। दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। लोग अपने होश खो बैठे और बड़े और मंझले राजकुमारों के चेहरे पर शर्म, भय और ईर्ष्या की छाया साफ दिखाई दी। राजा की आंखों में विश्वास और विस्मय दोनों थे। ये पल सिर्फ न्याय का नहीं, बल्कि छोटे राजकुमार की बहादुरी, धैर्य और सत्य की विजय का प्रतीक था। छोटे राजकुमार की दृढ़ता और सच्चाई ने पूरे दरबार को हिला दिया था। जैसे ही छोटा राजकुमार मैले कुचैले कपड़ों में दरबार में दाखिल हुआ, राजा, दरबारी और सभी उपस्थित लोग उसे देखकर दंग रह गए। उनकी आंखों में हैरानी और अविश्वास साफ झलक रहा था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही बेटा है जिसे वो जानते थे, और वो इतनी थकी हुई, गीली और संघर्ष भरी हालत में यहाँ कैसे पहुंच गया, जबकि उसके बड़े भाई अभी अभी अपने परोक्ष गाहस और सफलता का दावा करके सबको खुश कर रहे थे। सबसे ज्यादा डर और हैरानी बड़े और मंझले राजकुमारों के चेहरों पर थी। उन्होंने अपने छोटे भाई को कुएं में धकेलकर उसे हमेशा के लिए खत्म समझा था, और अब उसे जिंदा और उनके सामने खड़ा देखकर उनके होश उड़ गए। उनके चेहरे पीले पड़ गए, हाथ कांपने लगे और आंखों में भय और घबराहट झलक रही थी। राजा ने अपनी भौहें तान कर राजकुमार की ओर देखा और धीरे से बोले, राजकुमार, ये तुम हो? ये हालत कैसे हुई? तुम्हारे भाई तो कह रहे थे कि उन्होंने सोने की चिड़िया और सोने का घोड़ा पा लिया है। राजकुमार सीधे राजा के सामने आया। उसका शरीर थका हुआ था, पर उसकी आंखों में साहस और न्याय की चमक थी। उसने सिर झुकाकर सम्मानपूर्वक कहा, पिताजी, मैं आपका छोटा बेटा हूं, और जो कुछ मेरे बड़े भाइयों ने आपको बताया वो सब झूठ है। उसकी बातों ने दरबार में जैसे आग लगा दी। लोग फुसफुसाने लगे और राजा की आंखों में भी सवाल और चिंता चमकने लगी। बड़े और मंझले राजकुमार इस सत्य का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। छोटा राजकुमार बिना रुके आगे बढ़ा और पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने राजा की आज्ञा मानकर सोने की चिड़िया की खोज में निकलकर कठिन यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे लोमड़ी मिली जिसने उसकी मदद की, और कैसे उसने लोमड़ी की सलाह ना मानने की वजह से मुसीबत का सामना किया। उसने विस्तार से बताया कि कैसे उसने साहस और धैर्य के साथ सोने का घोड़ा प्राप्त किया, राजकुमारी को सुरक्षित लाया और अंततः अपने भाइयों की चाल और विश्वासघात को हराकर सफलता पाई। उसकी बातें इतनी स्पष्ट, भावपूर्ण और ईमानदार थीं कि दरबार में हर कोई शांत होकर उसे सुन रहा था, और बड़े भाई शर्मिंदगी और भय के मारे कांप रहे थे। जैसे ही छोटा राजकुमार ने अपनी कहानी बताना शुरू किया, पूरे दरबार में गंभीर सन्नाटा छा गया। उसने विस्तार से बताया कि कैसे लोमड़ी ने उसकी बार बार मदद की, उसकी सूझबूझ और साहस को बढ़ाया, और कैसे उसने लोमड़ी की सहायता से सोने की चिड़िया
अद्भुत सोने का घोड़ा और सुंदर राजकुमारी को सुरक्षित प्राप्त किया। उसकी आंखों में उस कठिन यात्रा के संघर्ष और थकान की झलक थी, पर आवाज में दृढ़ता और न्याय की चमक थी। फिर उसने अपनी बात को उस भयानक घटना तक पहुंचाया जहां उसका स्वर भारी और गंभीर हो गया। उसने बताया कि रास्ते में जब वो अपने बड़े भाइयों से मिला तो उनके चेहरों पर लालच और ईर्ष्या साफ दिखाई दे रही थी, और कैसे उन्होंने उसकी सफलता को छीनने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उसकी आंखों में रोष और दुख था जब उसने कहा, पिताजी, मेरे बड़े भाइयों ने मुझे मार डालने की कोशिश की ताकि वे मुझसे सोने की चिड़िया, सोने का घोड़ा और राजकुमारी छीन सकें और आपके सामने स्वयं को सफल साबित कर सकें। राजकुमार ने आगे बताया कि कैसे उसे कुएं में धकेल दिया गया, पानी की ठंडक और गहराई ने उसे घेर लिया और वो लगभग डूबने ही वाला था। लेकिन उसी समय लोमड़ी ने उसकी मदद की। अपनी चतुराई और शक्ति से उसे कुएं से बाहर खींचा और सुरक्षित महल तक पहुंचाया। उसने जोर देकर कहा, जो चिड़िया, घोड़ा और राजकुमारी आपको मेरे भाइयों ने दिखाए हैं वे वास्तव में मेरे हैं। मैंने उन्हें लोमड़ी की मदद से पाया है। मेरे भाई तो रास्ते में एक सराय में ही फंस गए थे और अपनी असफलता छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। राजा इस सारी सच्चाई को सुनकर हक्का बक्का रह गए। उनके लिए विश्वास करना कठिन था कि उनके अपने बेटे इतने क्रूर और धोखेबाज हो सकते हैं। उन्होंने बड़े और मंझले राजकुमारों की ओर देखा, जिनके चेहरे पर अपराध बोध, भय और शर्मिंदगी का मिश्रित भाव झलक रहा था, और वे कुछ बोलने की स्थिति में भी नहीं थे। राजा की आवाज में गुस्सा और कटुता दोनों झलक रही थी जब उन्होंने पूछा, क्या ये सच है? क्या तुमने अपने छोटे भाई के साथ ऐसा किया? क्या तुमने उसे कुएं में धकेल दिया? जैसे ही छोटे राजकुमार ने अपनी सच्चाई पूरी तरह स्पष्ट की, बड़े और मंझले राजकुमारों के पास कोई जवाब ना रहा। उनका हर झूठ उजागर हो चुका था और दरबार में उपस्थित हर शख्स इस विश्वासघात और साहसिक कहानी को सुनकर स्तब्ध था। राजा की आंखों में गुस्से की लाली और चिंता दोनों झलक रही थी। उसने बड़े बेटे और मंझले बेटे के पीले पड़े चेहरों, कांपती उंगलियों और शर्मिंदगी भरे दृष्टि से सारी सच्चाई समझ ली। उसका गुस्सा इस कदर उबल रहा था कि उसकी आवाज हर कोने में गूंज रही थी। तुम दोनों दुष्ट राजकुमारों ने अपने ही भाई को मार डालने की कोशिश की और मेरे सामने झूठ बोला। तुमने मेरी, अपने परिवार की और राज्य की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। दरबार में सब कांप उठे और सन्नाटा छा गया। राजा ने तुरंत न्याय का आदेश दिया और ऊंची, कठोर आवाज में कहा, इन दोनों ईर्ष्यालु और धोखेबाज राजकुमारों को फौरन पकड़ा जाए और फांसी पर चढ़ा दिया जाए। यही उनके किए का उचित फल है। बड़े और मंझले राजकुमारों की आंखों में डर और पछतावा दोनों झलकने लगे। उनकी धड़कन तेज हो गई, हाथ कांपने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सिपाहियों ने उन्हें मजबूर कर पकड़ लिया और फांसी घर की ओर ले जाने लगे। रास्ते में कुछ लोग जो उन्हें जानते थे या जिनके दिल में थोड़ी दया बची थी, उनके पास आए। उन्होंने देखा कि कैसे ये दुष्ट राजकुमार अब अपने किए के लिए सजा पा रहे हैं। किसी किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के होंठ कांप रहे थे, लेकिन न्याय की मजबूरी सबके सामने स्पष्ट थी। राजा की आज्ञा अडिग थी और कोई भी इस फैसले को टाल नहीं सकता था। छोटा राजकुमार गीला और थका हुआ, लेकिन आंखों में न्याय और साहस की चमक लिए दरबार में खड़ा था। उसके सामने अब उसकी मेहनत, साहस और ईमानदारी का परिणाम था। जैसे ही दरबार में छोटे राजकुमार ने अपने बड़े भाइयों को फांसी के लिए ले जाते हुए देखा, कुछ दरबारियों ने धीरे से कहा, अरे, इन बेचारे राजकुमारों को फांसी दी जा रही है। क्या कोई उनकी आखिरी इच्छा पूरी करेगा? क्या कोई उन्हें कुछ खाने या पीने के लिए दे देगा या अपनी पसंद की कोई चीज खरीदने के लिए कुछ पैसे दे देगा? यही क्षण था जब छोटे राजकुमार के मन में लोमड़ी की दूसरी अजीब चेतावनी अचानक याद आ गई। लोमड़ी ने कहा था, तुम ऐसे लोगों पर धन मत खर्च करना जिन्हें फांसी मिलने वाली हो। जो लोग इसके लायक हैं उनके लिए अपना धन बर्बाद मत करना। उस समय उसे इसका मतलब पूरी तरह समझ नहीं आया था, पर अब वो पूरी तरह स्पष्ट हो गया। उसे समझ आया कि लोमड़ी जानती थी कि उसके बड़े भाई कितने बुरे, ईर्ष्यालु और धोखेबाज हैं और उनकी करतूतों का फल उन्हें भोगना ही चाहिए। अगर उसने उनके लिए दया दिखाई या धन खर्च किया होता तो ये न केवल बेवजह होता, बल्कि शायद गलत संकेत भी होता कि वह उन्हें माफ कर रहा है। राजकुमार ने दृढ़ता से उन दरबारियों को रोकते हुए कहा, नहीं, इन्हें कुछ मत दो। इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। इन्होंने मुझे मार डालने की कोशिश की और आपके सामने झूठ बोला। लोमड़ी रानी ने कहा था कि ऐसे लोगों पर धन खर्च नहीं करना चाहिए। उसकी आवाज में इतनी ठहराव और साहस था कि दरबार में हर कोई चुप हो गया। ये वही क्षण था जब उसने न केवल न्याय के महत्व को समझा, बल्कि अपनी बुद्धिमानी और लोमड़ी की शिक्षाओं का पालन करते हुए अपने भाइयों को उनके किए के परिणाम भुगतने दिया। इस तरह लोमड़ी की दूसरी अजीब चेतावनी का अर्थ छोटे राजकुमार के लिए पूरी तरह स्पष्ट हो गया।
जैसे ही बड़े और मंझले राजकुमारों की फांसी संपन्न हुई, उनका लालच, ईर्ष्या और विश्वासघात हमेशा के लिए समाप्त हो गया और राज्य के लोगों ने राहत की सांस ली। अब दरबार में केवल बूढ़ा राजा, छोटा राजकुमार, सुंदर राजकुमारी, सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया बचे थे। पूरे महल में सच्चाई का उजाला फैल चुका था और न्याय स्थापित हो चुका था। थोड़ी देर के लिए गंभीर सन्नाटा छा गया, क्योंकि हर किसी को यह हकीकत महसूस करनी थी कि उनके अपने बेटों ने इतना बड़ा अपराध किया था। राजा अपनी आंखों में गहरी चिंता और धैर्य के साथ छोटे राजकुमार की ओर देखने लगे, जिसने इतनी कठिनाइयों और धोखेबाजी का सामना किया था। उनके चेहरे पर गर्व और स्नेह की झलक थी। राजा ने अपने सिंहासन से उतरते हुए धीरे धीरे राजकुमार के पास कदम बढ़ाए और प्यार भरे हाथ से उसके कंधे को छूते हुए कहा, पुत्र, तुमने सचमुच बहुत कुछ सहा है। तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरे लिए सोने की चिड़िया, सोने का घोड़ा और इस कठिन यात्रा में एक सुंदर राजकुमारी को भी सुरक्षित लाया। सबसे बड़ी बात, तुमने अपने भाइयों के धोखे और विश्वासघात का पर्दाफाश किया। राजा ने उसकी ओर दृढ़ और भावपूर्ण नजरों से देखते हुए कहा, मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारा साहस, ईमानदारी और धैर्य साबित करता है कि तुम ही इस राज्य के असली और योग्य उत्तराधिकारी हो। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि सोने की चिड़िया को उसके पिंजरे में बेहद सावधानी से रखा जाए, सोने के घोड़े को शाही अस्तबन में ले जाया जाए और सुंदर राजकुमारी का शाही मेहमान के रूप में पूरा ख्याल रखा जाए। राजा के चेहरे पर संतोष और गर्व की चमक थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके छोटे बेटे ने न केवल असंभव कार्य किए, बल्कि ईमानदारी और साहस के साथ उन्हें पूरा किया। राज्य में तुरंत घोषणा करवाई गई कि उनके छोटे बेटे ने महान कार्य संपन्न किए हैं और अब वही असली उत्तराधिकारी होंगे। इसके साथ ही ये भी ऐलान हुआ कि छोटे राजकुमार का विवाह उसी सुंदर राजकुमारी से धूमधाम से होगा, जिसे उसने अपनी बहादुरी और बुद्धिमत्ता से सुरक्षित महल तक लाया था। कुछ समय बाद राजकुमार सोचने लगा कि ये लोमड़ी वास्तव में कौन थी और उसने उसकी मदद क्यों की। उसका वो दुख और आंखों में झलकता गहरा भाव, जब उसने उसे मारने से मना किया था, उसे परेशान कर रहा था। धीरे धीरे उसे ये एहसास हुआ कि शायद ये कोई साधारण जानवर नहीं थी। राजकुमार को भीतर ही भीतर एक हल्की सी उम्मीद थी कि शायद वो चतुर लोमड़ी फिर से उससे मिलने आए, ताकि वो उससे उन रहस्यमयी चेतावनियों और उसके अनुरोध का सही मतलब पूछ सके और दिल से धन्यवाद दे सके। राज्य में पूरे उत्साह और खुशी के साथ विवाह की तैयारियां चल रही थी। लोग शाही महफिल में धूमधाम से शामिल हो रहे थे और छोटे राजकुमार अपने नए जीवन की ओर अग्रसर था। लेकिन उसके मन में लोमड़ी का सवाल और उसकी पिछली नाजुक, दुखी दृष्टि अभी भी रहस्य बनकर मौजूद थी। छोटे राजकुमार और सुंदर राजकुमारी का विवाह पूरे राज्य में भव्यता के साथ संपन्न हुआ। संगीत और ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच हर कोई खुश था। राजकुमार और राजकुमारी एक दूसरे के साथ बहुत और लोमड़ी की मदद से वो सब कुछ प्राप्त हुआ जिसकी उसे तलाश थी। राजा अपने योग्य उत्तराधिकारी और नई बहू से अत्यंत प्रसन्न थे और पूरे राज्य में सुख शांति का माहौल था। विवाह के कुछ समय बाद जब महल की हलचल थमी और सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे, राजकुमार एक दिन महल के बगीचे में अकेले टहल रहा था। तभी उसे पास की झाड़ियों में हलचल महसूस हुई और उसकी नजरें तुरंत वहीं गई। वही लोमड़ी उसी चालाक और शांत मुद्रा में उसके सामने खड़ी थी। राजकुमार की आंखों में खुशी छलक उठी और वह दौड़ते हुए उसके पास गया। उत्साहित और भावुक स्वर में उसने कहा, लोमड़ी रानी, आप वापस आ गईं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता था। आपने मेरी जान बचाई। आपने मुझे वो सब कुछ दिलाया जिसकी मुझे तलाश थी और आपने मेरे भाइयों के धोखे से भी मुझे सुरक्षित रखा। मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। लोमड़ी ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और उसके चेहरे पर पिछली बार जैसा दुख नहीं था। उसकी आंखों में अब संतोष और गर्व की झलक थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, मैं जानती थी कि तुम खुश रहोगे। तुम्हारी शादी और सफलता देखकर मुझे सच्ची खुशी हुई। मैंने तुम्हें सही रास्ता दिखाया और अंत में तुमने मेरी सलाह मानी। ये सब इसलिए संभव हुआ कि तुमने धैर्य और न्याय का मार्ग चुना।
राजकुमार ने गहरी सांस लेते हुए लोमड़ी की ओर देखा और धीरे से कहा, हाँ लोमड़ी रानी, मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन एक बात मेरे मन में बार बार घूम रही है। आपने पिछली बार मुझसे कहा था कि मैं आपको तीर से मार दूं। आपने ऐसा क्यों कहा था? और जब मैंने मना किया तो आप दुखी क्यों हुई थीं? और आपकी असली पहचान क्या है? मुझे लगता है कि आप कोई साधारण लोमड़ी नहीं हैं। ये मैं जानता हूं। लोमड़ी ने लंबी सांस ली और धीरे से कहा, राजकुमार, तुम सही हो। मैं कोई साधारण लोमड़ी नहीं हूं। मैं वास्तव में एक शापित प्राणी हूं और अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपना असली रहस्य बताऊं। उसने बताया कि कैसे एक दुष्ट जादूगरनी या जादूगर ने उसे शाप देकर लोमड़ी के रूप में बदल दिया था और अब वो अपने असली रूप में तभी वापस आ सकती थी जब शाप तोड़ा जाए। उसकी आंखों में हल्की उदासी थी, लेकिन आवाज में स्थिरता थी। राजकुमार, उस शाप को तोड़ने का एक ही तरीका है। कोई दयालु और ईमानदार व्यक्ति मुझे अपने हाथों से मार दे, तभी मैं अपना असली रूप पा सकूंगी। राजकुमार के भीतर एक तरंग सी दौड़ गई। उसे दुख हुआ और वो बोला, क्या? लेकिन आपने मेरी इतनी मदद की है, मैं आपको कैसे मार सकता हूं? लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, मैं जानती हूं कि यह मुश्किल है। यही एकमात्र रास्ता है। जब मैंने तुमसे पिछली बार ऐसा करने को कहा था, तुम उस समय तैयार नहीं थे। तुम्हारी दयालुता ने मुझे थोड़ा और समय दिया। अब शाप को तोड़ने के लिए यही जरूरी है। डरो मत, ये मेरे लिए दर्दनाक नहीं होगा। जैसे ही तुम मुझे मारोगे, शाप टूट जाएगा और मैं अपने असली रूप में लौट आऊंगी। उसने धीरे से अपने मन को मजबूत किया, उदासी और संघर्ष के बीच अपनी आंखें लोमड़ी से मिलाईं और कहा, ठीक है लोमड़ी रानी, अगर यही एकमात्र तरीका है तो मैं करूंगा। मैं आपके लिए यह काम करने के लिए तैयार हूं। लोमड़ी ने उसकी ओर आशा और गर्व से देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और वो बोली, धन्यवाद राजकुमार, मैं जानती हूं कि यह तुम्हारे लिए कितना कठिन है। अब समय आ गया है कि शाप टूटे और मैं अपना असली रूप पालूं। छोटे राजकुमार ने लोमड़ी की बात मान ली थी। उसे पता था कि ये उसके लिए कितना कठिन कदम था, लेकिन उसने लोमड़ी के लिए, जिसने उसकी जान बचाई और उसे असंभव कार्य पूरे करने में मदद की, ये करना अपना कर्तव्य समझा। वो अपने कक्ष में गया, अपना धनुष और बाण ले आया और बगीचे की ओर चल पड़ा, जहां लोमड़ी शांत खड़ी उसका इंतजार में थी। राजकुमार ने गहरी सांस ली, तीर साधा और लोमड़ी की ओर देखा। राजकुमार, लोमड़ी ने शांत आवाज में कहा, हिचकिचाओ मत, यही एकमात्र रास्ता है। तुम्हारे हाथों से मरकर ही मैं शाप से मुक्त हो पाऊंगी। ये मेरे लिए मुक्ति होगी। राजकुमार ने आंखें बंद की और जैसे ही तीर छोड़ा, वहां एक अद्भुत घटना घटी। लोमड़ी का शरीर अचानक चमकने लगा। उसकी आकृति बदलने लगी और तेज रोशनी से बगीचा जगमगा उठा। जब रोशनी फीकी पड़ी, वहां कोई लोमड़ी नहीं थी, बल्कि एक दिव्य सुंदरता वाली स्त्री खड़ी थी, जिसके चेहरे पर चमक और कपड़ों में राजसी भव्यता थी। राजकुमार अवाक रह गया। उसने अपनी आंखों से जीवन में कभी इतनी सुंदरता नहीं देखी थी। स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद राजकुमार, तुमने मुझे शाप से मुक्त कर दिया। वर्षों से मैं लोमड़ी के रूप में फंसी हुई थी, एक दुष्ट जादूगरनी या जादूगर के शाप के कारण। मैं वास्तव में एक शक्तिशाली राजा की बेटी हूं और केवल वही योग्य राजकुमार मुझे मारकर मुक्त कर सकता था, जो दयालु, बहादुर और ईमानदार हो। उसने आगे कहा, जब मैं पहली बार तुमसे मिली, मैंने तुम्हारी अच्छाई और बहादुरी देखी। मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया और तुम्हें मुसीबत से बचाया ताकि तुम अपनी योग्यता पूरी कर सको। जब मैंने तुमसे मुझे मारने के लिए कहा, तुम उस समय तैयार नहीं थे। तुम्हारी दयालुता ने मुझे थोड़ा और समय दिया। अब शाप को तोड़ने के लिए यही जरूरी है। राजकुमार लोमड़ी की पूरी कहानी सुनकर भीतर से द्रवित हो गया। उसने राजकुमार की ओर देखते हुए कहा, राजकुमार, तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की है। वर्षों से मैं इस शाप में फंसी हुई थी और तुमने मुझे मेरी असली पहचान दिलाई। मैं तुम्हारी बहादुरी और दयालुता की हमेशा आभारी रहूंगी। उसने अपने राज्य की ओर जाने का इरादा जताया और राजकुमार को विदा देते हुए कहा, शुभकामनाएं राजकुमार, तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा रहे।
मुझे विश्वास है कि तुम एक महान राजा बनोगे। राजकुमार उसे जाते हुए देखा। उसके मन में कृतज्ञता और थोड़ी उदासी दोनों थी। उदासी इसलिए कि उसकी अद्भुत दोस्त अब जा रही है, और कृतज्ञता इसलिए कि उसने उसका असली रूप लौटाया। अब राजकुमार अपने राज्य में वापस लौट आया था। उसने पिता को पूरी सच्चाई बताई, अपने दुष्ट भाइयों को उनके किए की सजा दिलवाई, और राजा द्वारा मांगी सभी चीजें, सोने की चिड़िया, सोने का घोड़ा और सुंदर राजकुमारी सुरक्षित रूप से प्राप्त कर ली थीं। कुछ समय बाद, जैसा कि राजा ने वादा किया था, छोटे राजकुमार का विवाह उसी सुंदर राजकुमारी से हुआ जिसे उसने सोने के महल से लाया था। उनका विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और दोनों ने एक दूसरे के साथ खुशियों भरी जिंदगी शुरू की। ये कहानी यहीं समाप्त होती है, और ये हमें ये सिखाती है कि कैसे एक मासूम, दयालु और बहादुर राजकुमार अपनी गलतियों से सीखते हुए और एक जादुई वस्त्र की मदद से अंत में सफलता, प्रेम और राज्य प्राप्त करता है।